टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी जिसमें अफ्रीका में एक नए वायरस के बारे में बात हो रही थी जिसे टी वायरस कहते हैं। और यह बीमारी लोगों को बेहद वायलेंट और अग्रेसिव बना देती है, किसी के भी खिलाफ जो पास हो। यह सुनकर एक लड़का न्यूज को लेकर परेशान हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे बताता है कि यह नॉर्मल बात है और उसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और कहता है कि जब से यह टीवी पर आ चुका है तो शायद उनके पास ऑलरेडी वैक्सीन होगी। उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट शाओयू समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वापस आ गया है। उस समय से पहले जब सब कुछ हो गया था, वो एक सिंपल वेयरहाउस वर्कर है, एक अनाथ, ना कोई कार ना कोई घर, बस हम जैसा एक एवरेज आदमी। तो वो अपना फोन उठाता है और याद करता है कि पहला आउटब्रेक बिल्कुल उसके शहर में हुआ था। वो जानता है कि ज़ॉम्बीज आज दिखाई देंगे, लेकिन असली आउटब्रेक सिर्फ 10 दिनों में होगा। तो उसके पास तब तक समय है। डेस्परेट होकर वो डिसाइड करता है कि वो सामान खरीदेगा और छुप जाएगा, लेकिन जल्दी ही अपना मन बदल लेता है, यह समझते हुए कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बीज इवॉल्व होने वाले हैं और इवेंचुअली तैरने तक में सक्षम हो जाएंगे। तो भागना मदद नहीं करेगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज के लगातार इवोल्यूशन की वजह से सर्वाइवर्स कभी भी एक जगह नहीं रह सकते थे और हर समय माइग्रेट करना पड़ता था। उसी पल वो घबराने लगता है और खुद से पूछता है कि क्या उसे फिर से पूरी जगह ज़ॉम्बीज वन से भागना होगा। लेकिन अचानक से हमारा प्यारा सिस्टम अपीयर्स और फोन होता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ कनेक्ट होना शुरू करता है। स्क्रीन फिर कहती है कि सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए उसे पहले एक ज़ॉम्बी को हराना होगा। यह सोचकर हमारा लड़का समय बर्बाद नहीं करता और भागना शुरू कर देता है, जबकि याद करता है कि 2 लोग आज वॉलमार्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं और पहला ट्रांसफॉर्मेशन वेयरहाउस में 5th फ्लोर पे होने वाला है। हॉलवे में पहुंचकर वो 2 बार नहीं सोचता और इमरजेंसी ग्लास तोड़ देता है और एक फायर एक्स पकड़ लेता है खुद को डिफेंड करने के लिए जो आने वाला है। तभी वो एक लड़की को हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुनता है और मैनेजर लू को पीछे रहने के लिए कहते हुए। शाओयू फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे याद है कि वेयरहाउस मैनेजर पहला विक्टिम था और अंदर एक पिंक हेयर्ड लड़की डेस्परेटली मैनेजर से भाग रही है जो ज़ॉम्बी में बदल गया था। लेकिन भाग दौड़ के बीच में बेचारी लड़की गिर जाती है और यह उसे एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाल देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी करीब आ रहा था एक काटने के लिए। क्रीचर फिर उस पर झपटता है और वो घबरा जाती है और चिल्लाती है कि वो अभी जल्दी चेकआउट नहीं करना चाहती। लेकिन कुछ भी होने से पहले शाओयू एक पूरा एक्स स्विंग ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है, लड़की को बिल्कुल आखिरी सेकंड में बचाता है और क्रीचर को एक ही हिट में हरा देता है। प्रोटैगनिस्ट को देखकर लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि अपैरेंटली वो उसे जानती है। सब कुछ के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह थक गया था और अपनी सांस पकड़ने के बाद वो लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है और शाओ रान को फर्श से उठने के लिए कहता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो सच में डर गई थी जो हुआ उससे, और पहले क्रीचर को हराने के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट का सिस्टम फाइनली एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्सप्लेन करता है कि एक टीम बनाने के लिए हमारे हीरो को बहुत हाई स्कोर वाली लड़कियों को रिक्रूट करना होगा। तभी वो समझ जाता है कि शौरान उसकी टीम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। यह सोचकर हमारा हीरो एक बार फिर लड़की का हाथ मांगता है। दोनों फिर सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए हाथ पकड़ते हैं और फाइनली वो अपनी टीम बनाने की अथॉरिटी एक्टिवेट कर देता है। सिस्टमन शाओरन को एनालाइज करता है और दिखाता है कि उसका ओवरऑल स्कोर 95 है और उस स्कोर के साथ वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की गॉडेसेस की टीम में आने में कामयाब हो जाती है। एक नई मेंबर पाने के रिवॉर्ड के रूप में उसकी सभी एट्रीब्यूट्स 2 गुना बढ़ गईं। शाओयू इस सडन पावर बूस्ट से काफी खुश हो जाता है, लेकिन खुशी के बीच वो लड़की का हाथ बहुत जोर से दबा देता है और वो उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि दर्द हो रहा है। फिर सिस्टम नोटिफाई करता है कि सभी मेंबर्स को एक एट्रीब्यूट पॉइंट मिला और कहता है कि सभी को 20 क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज स्पेस मिला और शाओरन के पास एक प्रोफेशनल स्किल है जो उसे 1 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का स्पेस बनाने देती है जब चाहे सप्लाईज स्टोर करने के लिए। और चूंकि वो स्किल्स शेयर कर सकता है, अब उनके पास 2 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का स्टोरेज है। इतनी सारी पावर हाथ में होने के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट वेयरहाउस को देखता है जो सप्लाईज से भरा हुआ है। शेल्व्स पर कपड़े, सोप्स और कई दूसरी चीजें थीं। इसके अलावा बहुत सारा खाना और टूथपेस्ट उनके लिए एक अच्छी देर तक सर्वाइव करने के लिए। शाओयू फिर समझता है कि वो पूरे वेयरहाउस को खाली कर सकता है, लेकिन वो आगे जाता है और सोचता है कि वो पूरे शहर से सप्लाईज ले सकता है। उसका चेहरा देखकर शाओरन पूछती है कि क्या वो ठीक है, और वो कहता है कि वो बस कुछ अच्छा सोच रहा था। वो फिर उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और इस बीच सिस्टम उसके लिए अपीयर होता है। एक मैसेज कहता है कि अगर उसे किक आउट कर दिया या अगर कैप्टन छोड़ देता है तो वो अपनी पावर्स खो देती है। अपने सामने स्क्रीन देखकर वो नहीं समझती कि यह क्या है। हैरान होकर शाओयू पूछता है कि क्या वो भी सिस्टम देख सकती है, और वो कहती है कि उसने कुछ अलग महसूस किया जब उसने उसका हाथ पकड़ा। वो फिर एक्सप्लेनेशन मांगती है
और कहती है कि वो इस सब से थोड़ी डर गई है। शाओयू एक्सप्लेन करता है कि वो ही था जिसने उसे वो पावर दी और कि एक्चुअली ये दोनों के लिए फायदे की बात है। वो स्क्रीन दिखाता है और कहता है कि वो पहली गॉडेस है जिसे उसने हायर किया। ये देखकर लड़की काफी शॉक्ड हो जाती है और ये सब अनबिलीवेबल लगता है। सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद वो उससे स्पेशियल पावर यूज करने और वेयरहाउस खाली करने में मदद करने के लिए कहता है, जबकि सोचता है कि पुलिस ज़ॉम्बीज से बिजी होगी और रॉबरीज की इन्वेस्टिगेशन करने का समय नहीं होगा। यह सुनकर शाओरन हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वे सच में चोरी करने वाले हैं। शाओयू जवाब देता है कि वो उसे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा और अगर चाहे तो उसे टीम से किक कर सकता है। इसके अलावा और ज़ॉम्बीज अपीयर होंगे और सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है और सरवाइव करने के लिए उन्हें जितना हो सके उतना सामान स्टॉक करना होगा। और पूछता है कि क्या वो सब कुछ फ्री में देना और खुद को खतरे में डालना प्रिफर करती है या अभी प्रिपेयर करना। लड़की डेस्परेट हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती कि क्या डिसीजन लेना है। लेकिन बातचीत के बीच में वे बाहर से एक स्क्रीम सुनते हैं। दोनों फिर बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा था। वहां वे एक ज़ॉम्बी को एक वुमन पर अटैक करते हुए देखते हैं जो डेस्परेटली चिल्ला रही थी। कुछ लड़के क्रीचर को वुमन से खींचने की कोशिश करते हैं, सोचते हुए कि क्या वो लड़का पागल हो गया। शाओरन शॉक में है यह समझते हुए कि वो एक असली ज़ॉम्बी था और उसी पल वो समझ जाती है कि जो कुछ भी हमारे हीरो ने कहा था सच था। डिटर्मिन्ड होकर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब वो उस पर बिलीव करती है और वो कहता है कि ये सही डिसीजन है। अब सब कुछ सेटल हो जाने के साथ वो हमारा हीरो कहता है कि सप्लाईज पकड़ने का समय आ गया है और लड़की अग्री करती है। समय बर्बाद किए बिना वो पावर बॉक्स के पास जाता है और अपनी एक्स से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सोचता है कि कैमरास बंद कर देना बेहतर है ताकि कोई पता ना लगा सके कि उन्होंने वहां क्या किया। फिर शाओरन हमारे लड़के से पूछती है कि उन्हें पहले क्या लेना चाहिए और वो खाने की तरफ इशारा करता है और कहता है कि पहली प्रायोरिटी खाने की सप्लाई को सिक्योर करना है। यह सोचकर वो अपना हाथ बॉक्सेस में से एक पर रखता है और अपनी कलेक्शन पावर यूज करता है। एक नीला पोर्टल फिर उनके सामने खुलता है और खाने के बॉक्स को अंदर खींचना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही बॉक्स पूरी तरह से गायब हो जाता है। शाओरन प्रभावित हो जाती है और पूछती है कि कैसे कलेक्ट करना है और वो समझाता है कि उसे बस स्टोर करने के बारे में सोचना है। यह समझकर कि कैसे काम करता है वो खुशी से अपनी नई स्किल टेस्ट करने के लिए भागती है। वो खुश थी क्योंकि पहले सब कुछ गिनने में बहुत समय लगता था और अब उसने एक पल में कर दिया। और अपनी स्किल यूज करने के बाद वो कहती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी सब कुछ लेंगे और यह शानदार था। शाओयू फिर उसे आगे बढ़ने और इंस्टेंट नूडल्स और ड्राइड मीट लेने के लिए बुलाता है। थोड़ी देर बाद उन्होंने वेयरहाउस में खाने की लगभग सभी शेल्व्स खाली कर दी थीं, लेकिन लड़की वार्न करती है कि स्किल मेंटल एनर्जी ड्रेन करती है और सब कुछ लेने से पहले वे थक सकते हैं। हमारा हीरो उससे अग्री करता है और कहता है कि उन्हें सबसे जरूरी चीजों को प्रायोरिटी देनी होगी। वो फिर नमक के बॉक्सेस की तरफ इशारा करता है जो उन्हें पहले लेना चाहिए, इसके एग्जाम्पल के रूप में। वो सोचता है कि अपोकलिप्स में नमक सोने के बराबर है क्योंकि इसके बिना लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक पूरी शेल्फ एक विशाल बैंगनी पोर्टल में खिंच जाती है। हमारा लड़का इससे हैरान हो जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ। लड़की फिर समझाती है कि उसने पूरी शेल्फ एक साथ लेने की कोशिश की और वो सच में काम कर गई। शाओयू खुश हो जाता है और शाओरान की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है यह समझने के लिए और कहता है कि 10 मिनट्स में जगह खाली कर दो क्योंकि उन्हें दूसरी जगह जाना है। लेकिन उससे पहले वो पूछता है कि क्या वो फिर से डर गई, लेकिन लड़की मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ रहते हुए डर महसूस नहीं करती और कहती है कि एक्चुअली यह सब बहुत रोमांचक है। इसके साथ वे बाकी सामान लेने के लिए अलग हो जाते हैं जबकि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे जाता है। फिर दोनों एक साथ कई शेल्व्स कलेक्ट करने के लिए पावर यूज करना शुरू करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में वे पूरे वेयरहाउस को पूरी तरह खाली करने में कामयाब हो जाते हैं। मेहनत के बाद दोनों फर्श पर पूरी तरह थके हुए बैठ जाते हैं, लेकिन लड़की एक की दिखाती है और कहती है कि पीछे फ्रीजर अब भी बाकी है। हमारा हीरो फिर कहता है कि वेयरहाउस मैनेजर से यही उम्मीद थी और उन्हें पहले आराम करने के लिए कहता है। दोनों फिर जारी रखने से पहले थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। आराम करते हुए शाओरान पूछती है कि क्या वो उसे साथ ले जाएगा जब अपोकलिप्स शुरू होगा। हमारा लड़का फिर उसके माथे पर उंगली मारता है और कहता है कि बेशक वो अपनी पहली गॉडेस को साथ ले जाएगा। शुक्रगुजार होकर वो कहती है कि वो सब कुछ सुनेगी जो वो कहेगा और जो भी वो मांगेगा वो करेगी। थोड़ी देर बाद वे वेयरहाउस के कोल्ड स्टोरेज एरिया में जाते हैं। अंदर दोनों को बहुत ठंड लगती है और हमारे हीरो को अफसोस होता है कि उसने पहले विंटर क्लोथ्स नहीं पकड़े। लेकिन अचानक से एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है सबको मॉल छोड़ने के लिए कहते हुए,
और नोटिस में लिखा था कि सेकंड फ्लोर पर मत जाओ और इमरजेंसी एग्जिट्स यूज करो। लड़की चिंतित हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे सेकंड फ्लोर से जा रहे हैं। भागते हुए वो सोचता है कि आज सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और उनमें से एक सेकंड फ्लोर पर है, और चूंकि ज़ॉम्बीज में अभी तक इन्फेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, तो सेकंड फ्लोर पर सिर्फ एक ज़ॉम्बी ही है। स्टेयर्स पर लोग घबराकर भागते हैं सेकंड फ्लोर पर, एक साइको के बारे में चिल्लाते हुए, जिसने 3 लोगों को पहले ही पकड़ लिया। एक लड़का उन्हें वार्न करता है कि नीचे मत जाओ, क्योंकि वो साइको एलिवेटर एंट्रेंस पर रास्ता रोक रहा है। खतरा देखकर हमारा हीरो शौरन को बताता है कि बहुत पास रहे ताकि वो भीड़ में खो ना जाए। वो अपने गोल पर फोकस्ड रहता है। लड़की फिर उससे अग्री करती है और उसका पीछा करती रहती है। इसके साथ दोनों भीड़ के बीच आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा लड़का उसे सावधान रहने के लिए कहता है। सेकंड फ्लोर पर पहुंचकर वे एक ज़ॉम्बी को एक व्यक्ति पर अटैक करते हुए देखते हैं, जबकि दूसरे भागते हैं। क्रीचर एक बेचारे लड़के को खा रहा था जो समय रहते नहीं भाग सका। हमारा हीरो सोचता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी चीज मैक्सिमम सप्लाईज लेना है। लेकिन भीड़ की वजह से इमरजेंसी एग्जिट पूरी तरह ब्लॉक था और लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हालात देखकर वो कहता है कि वे वहां से नहीं जा सकते और दूसरा रास्ता चाहिए। तो वो 2 बार नहीं सोचता और विंडो की तरफ भागता है और एक बहुत मजबूत किक से वो ग्लास को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। और बिना किसी डर के हमारा प्रोटैगनिस्ट सेकंड फ्लोर से कूद जाता है उन सबसे बचने के लिए। हमारा हीरो फिर बिना एक खरोंच के जमीन पर उतरने में कामयाब हो जाता है। वो फिर विंडो में लड़की से चिल्लाता है कि कूद जाओ और कहता है कि वो उसे पकड़ लेगा। थोड़ा सोचने के बाद शौरन हिम्मत जुटाती है जो उसने मांगा और 2 बार सोचे बिना सेकंड फ्लोर से खुद को फेंक देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर बिना किसी मुश्किल के लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है कि क्या वो सिस्टम एनहांसमेंट की वजह से इतनी हल्की है। लेडी उसे मदद के लिए थैंक यू बोलती है और हमारा हीरो कहता है कि यह कुछ नहीं था, जबकि सोचता है कि वो काफी नरम है। उसी पल पुलिस आखिरकार हालात संभालने के लिए मौके पर पहुंचती है। ऑफिसर्स हथियारों के साथ कार से बाहर आते हैं, मॉल में घुसने के लिए तैयार, और एक मेगाफोन के साथ उनमें से एक चिल्लाता है कि सब तुरंत मॉल खाली करें। यह देखकर हमारा लड़का कहता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि शहर जल्द ही बंद हो जाएगा। वो फिर कहता है कि उनकी अगली मंजिल लियोन हॉय सुपरमार्केट है और कुछ समय बाद दोनों उस सुपरमार्केट के वेयरहाउस में पहुंचते हैं, लेकिन जगह ऑलरेडी खाली थी और शाओयू समझाता है कि असली वेयरहाउस सबर्ब्स में है। सड़कों पर आर्मी सभी नागरिकों को तुरंत अपने घरों में लौटने और सड़क पर न रुकने का आदेश देती है। एक सोल्जर दोनों को देखता है और उन्हें घर जाने के लिए चिल्लाता है। अब लड़की शाओयू से पूछती है कि वे अब क्या करेंगे और क्या वे अभी भी दूसरे सुपरमार्केट जा रहे हैं, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि अब यह ऑप्शन नहीं है क्योंकि पुलिस और आर्मी हर जगह है। वो फिर सजेस्ट करता है कि वे अभी आराम करें और रात को काम करने के लिए मेंटल एनर्जी रिकवर करें। शौरन कहती है कि वो घर जा रही है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ रुक रही है। वो समझाता है कि शहर लॉकडाउन होने वाला है और अगर वो घर गई तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी। चिंतित होकर वो पूछती है कि वे कहाँ रुकेंगे, क्योंकि अगर वे सड़क पर सोएंगे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारा लड़का कहता है कि बेहतर ऑप्शन शहर के बाहरी इलाकों में जाना है क्योंकि वहां से भागना आसान है, और एक प्लान सोचकर वो डिसाइड करता है कि वे जेनू होटल जा रहे हैं। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या वो उस होटल के बारे में बात कर रहा है जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर है। वो फिर कंफर्म करता है और कहता है कि चूंकि सिर्फ एक ब्रिज है वे वहां एक चेक पॉइंट लगाएंगे, लेकिन वो समझाता है कि लेक बहुत बड़ी है और रात में वे बोट से पार कर सकते हैं। श्याओयू फिर कहता है कि जल्दी चलें, इससे पहले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलना बंद कर दे। इस बीच सीडिया सिटी हॉल में कुछ जरूरी ऑफिशियल्स मौजूदा हालात के बारे में मीटिंग कर रहे थे। उनमें से एक कहता है कि हालात गंभीर हैं क्योंकि 2 घंटों में 100 घटनाएं हुईं और 324 लोग मारे गए। वो आगे कहता है कि कुछ चीजें हैं जिनके बारे में वो सीधे बात नहीं कर सकता, लेकिन सबने अफवाहें सुनी हैं, और बताता है कि आधा महीना पहले शहर में ऑलरेडी कुछ काटने की घटनाएं हुई थीं जिनके लक्षण टी वायरस जैसे थे। ऑफिशियल फिर निष्कर्ष निकालता है कि वायरस ऑलरेडी म्यूटेट हो गया है और पूरा शहर लॉकडाउन हो जाएगा। आदेश दिए जाने के साथ सभी डिपार्टमेंट्स हालात को कंट्रोल करने के लिए तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। इस बीच एक हाईवे पर एक लाल कार तेज गति से भाग रही है। एक नीले बालों वाली औरत ड्राइवर से धीरे चलने के लिए कहती है क्योंकि वे यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, लेकिन लड़का बस उसकी वार्निंग इग्नोर करता है और बिना परवाह किए स्पीड बढ़ाता रहता है। औरत फिर काम के बारे में शिकायत करती है और कहती है कि उसे 1 महीने से उस बिगड़े हुए लड़के को झेलना पड़ा है। वो सोचती है कि वो
एक नाकाबिल लड़का है जो पूरा दिन पार्टी करता है और फिर भी उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। और बात को और बुरा करने के लिए उन्हें ज़ॉम्बी अटैक्स की खबर मिली और पूरा शहर लॉकडाउन होने वाला है। वो फिर वार्न करती है कि बाहर खतरनाक है और उन्हें तुरंत होटल वापस लौटना होगा। एक बुरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि टाइमिंग परफेक्ट है क्योंकि उसकी इंपोर्ट की हुई स्पेशल दवाई आ गई है। लड़का फिर सड़क पर एक तेज मोड़ लेता है, लेकिन अचानक उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब खुजली महसूस होने लगती है और वो ब्रेक्स पर पांव मार देता है। कार फिर सड़क के बीच में रुक जाती है। औरत चार्ली से पूछती है कि उसे क्या हो रहा था। वो अपना चेहरा खुजलाना शुरू कर देता है और शिकायत करता है कि खुजली बस बढ़ती जा रही है। अचानक लड़के की आंखों और मुंह से खून बहने लगता है, जबकि वो दर्द से चिल्लाता है। लेडी डर जाती है और पूछती है कि उसे क्या हो रहा है। चार्ली फिर उसकी तरफ मुड़ता है और गुर्राता है। लगता है वो ज़ॉम्बी में बदल रहा था। हालात देखकर वो 2 बार नहीं सोचती और जितनी जल्दी हो सके कार से बाहर निकल जाती है और समझ जाती है कि चार्ली उन ज़ॉम्बीज में से एक में बदल गया जो उसने न्यूज़ पर देखे थे। तेज भागने के लिए वो हील्स उतार देती है जो उसके भागने में रुकावट डाल रहे थे। ज़ॉम्बी फिर कार से बाहर निकलता है और खाली सड़क पर औरत के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन भाग दौड़ के बीच बेचारी गिर जाती है और जमीन पर जोर से गिरती है। बात को और बुरा करने के लिए गिरने में उसका टखना मुड़ जाता है और वो उठ नहीं पाती। बहुत दर्द में भी वो खड़े होने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अब हार नहीं मान सकती। लेकिन निराशा के उस पल में वो दूर से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को आते हुए देखती है और बाइक पर लोग बिल्कुल हमारे प्रोटोगोनिस्ट और शाओरन थे। उन्हें देखकर नीले बालों वाली लेडी मदद के लिए घबराकर चिल्लाती है। हमारा हीरो उसकी गुहार सुनता है और समझ जाता है कि पास में कोई खतरे में है। वो फिर शाओरन को वार्न करता है कि सावधान रहे क्योंकि वो औरत को बचाने जा रहा है। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना हमारा लड़का अपनी बाइक को फुल स्पीड पर चलाता है और रेस्क्यू के लिए उसकी डायरेक्शन में तेज गति से जाता है। वो फिर अपनी डिमेंशनल पावर एक्टिवेट करता है और अपनी एक्स पकड़ता है। इस बीच ज़ॉम्बी जमीन पर बेसहारा औरत की तरफ कूदता है। वो डर से चिल्लाती है क्रीचर को उस पर अटैक करते हुए देखकर, लेकिन सबसे बुरा होने से पहले हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपीयर होता है और ज़ॉम्बी को एक एक्स चॉप से मारता है और उसके तुरंत बाद बाइक को एक ड्रिफ्ट से रोकता है। क्रीचर का शरीर फिर सड़क पर बेजान गिर जाता है। सब कुछ के बाद उसे अजीब लगता है कि वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन के 3 स्टेजेस हैं और पहला विक्टिम्स को हिंसक बना देता है और आखिरी स्टेज में वे पूरी तरह ज़ॉम्बीज बन जाते हैं जो सरवाइव करने के लिए अपने विक्टिम्स को खा जाते हैं। हमारा हीरो समझ जाता है कि वायरस 5 दिन पहले दिखाई दिया और सोचता है कि क्या उसकी वापसी नहीं है किया। वो फिर यह देखने के लिए पास आता है कि नीले बालों वाली लड़की ठीक है या नहीं। शाओरान लड़की को पानी देती है जो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो ऑलरेडी बहुत बेहतर महसूस कर रही है। औरत फिर हमारे प्रोटोगोनिस्ट को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और वो कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो अपना परिचय देती है और कहती है कि उसका नाम हन कैक्सिन है। हमारा लड़का उसकी खूबसूरती से प्रभावित होता है और सोचता है कि वो एक गॉडेस की तरह खूबसूरत है। उत्सुक होकर वो पूछता है कि वो क्या काम करती है, अपने सिस्टम स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑलरेडी सोचते हुए। हन कैक्सिन जवाब देती है कि वो एक एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में काम करती है। यह सुनकर शाओयू खुश हो जाता है क्योंकि वो उसकी टीम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। वो फिर कहता है कि उसे एक पल के लिए उसे टच करना होगा और उससे हिलने नहीं के लिए कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ लेता है और सिस्टम नई कैंडिडेट को एनालाइज करना शुरू कर देता है। एनालिसिस सफल होता है और हान कैक्सिन टीम में शामिल हो जाती है एट्रीब्यूट्स डबल होने के रिवॉर्ड के साथ। हमारा हीरो बहुत सेलिब्रेट करता है क्योंकि आज वो बेहद लकी है। वो सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी गॉडेस टीम के लिए इतनी जल्दी 2 मेंबर्स रिक्रूट कर लेगा। हमारा हीरो फिर नई मेंबर के डिटेल्स देखने के लिए टीम इन्फो खोलता है। एक और अपग्रेड के साथ उसकी एट्रीब्यूट्स 4 गुना हो गई, जो अपोकलिप्स की शुरुआत के लिए बढ़िया है। हान कैक्सिन सिस्टम स्क्रीन्स देखकर हैरान रह जाती है और नहीं समझती कि क्या हो रहा है। शाओयू फिर शाओरान से नई मेंबर को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और वो मिशन एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि वे बात करते हैं, हमारा प्रोटोगोनिस्ट समझ जाता है कि स्किल्स प्रोफेशन से जुड़ी होती हैं। सिस्टम फिर दिखाता है कि मेंटल चार्म टारगेट्स को साइकिकली कंट्रोल कर सकता है। हमारा हीरो खुश हो जाता है क्योंकि इस स्किल के साथ उसे अब सिटी ब्लॉकेड से डरने की जरूरत नहीं। पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हान कैक्सिन अवाक रह जाती है और यह सब उसे यकीन नहीं होता। वो फिर जमीन से उठती है और कहती है कि अब से वो उसकी टीम मेंबर्स में से एक है और कोऑपरेट करेगी। उसी पल एक गवर्नमेंट वार्निंग सभी नागरिकों को तुरंत घर लौटने का आदेश देती है।
शाओयू फिर सजेस्ट करता है कि वे होटल में 2 रूम्स लें आराम करने के लिए और रात को काम करें। हान कैक्सिन बताती है कि चार्ली ने एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया था और अब वे उसे ले सकते हैं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट खबर से खुश है और शाओरान सेलिब्रेट करती है कि वो एक फैंसी स्वीट में रहने वाली है। हान कैक्सिन कहती है कि स्वीट कार्ड कार में है और उसे लेने के लिए भागती है। वो फिर अपने पुराने बॉस की लाल कन्वर्टिबल के अंदर ढूंढना शुरू करती है। वो फिर कुछ समझ जाती है। कार की कीज अभी भी इग्निशन में है। हान कैक्सिन फिर कार स्टार्ट करती है और एक मूवी के लायक मूव के साथ हमारे हीरो और शाओरन की तरफ स्पीड बढ़ाती है। वो उनके सामने एक ड्रिफ्ट के साथ कार रोकती है। कार का डोर एक क्लिक के साथ खुलता है। वो फिर कैप्टन और शाओरन को कार में बैठने और सीधे होटल जाने के लिए बुलाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट और चियाओ रैन उसकी ड्राइविंग स्किल से प्रभावित हो जाते हैं। सब बोर्ड पर होने के साथ वे अपनी मंजिल की तरफ सड़क पर तेजी से भागते हैं। थोड़ी देर बाद वे फाइनली शानदार गोल्डन लेक होटल में पहुंचते हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट में घुसते हुए जगह के साइज और लग्जरी को देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। शाओयू लड़कियों को बताता है कि वे मेन बेडरूम में रह सकती हैं और वो गेस्ट रूम में सोएगा। हन कैक्सिन फिर उन्हें पानी देती है और कहती है कि वो होटल के साथ सब कुछ संभाल लेगी। हमारा हीरो उसे थैंक यू बोलता है और उससे उसे रात होने पर जगाने के लिए कहता है क्योंकि उसे आराम करना है। हन कैक्सिन फिर शाओरान को पानी का ग्लास देती है जो काइंडनेस के लिए उसे धन्यवाद देती है और कुछ समय बाद रात फाइनली आ जाती है और चांद होटल को रोशन करता है। हन कैक्सिन फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट के रूम में उसे जगाने के लिए जाती है। अभी भी नींद में हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है बिना पूरी तरह समझे कि क्या हो रहा है। वो उसे उठने और खाने के लिए कहती है क्योंकि शाओरान ऑलरेडी जागकर इंतजार कर रही है। शाओयू फिर उठता है और लिविंग रूम में जाता है जहां दोनों लड़कियां उसका इंतजार कर रही हैं। वो सोफा पर बैठता है और देखता है कि उन्होंने उसके लिए इंस्टेंट नूडल्स तैयार किए हैं। डिश विभिन्न इंग्रेडिएंट्स के साथ स्वादिष्ट दिख रही थी और अभी भी भाप निकल रही थी। हान कैक्सिन कहती है कि शहर मार्शल लॉ के अंदर है और इसीलिए होटल कंडीशन सीमित है। हमारा लड़का कहता है कि यह ठीक है और दोनों को मेहनत के लिए थैंक यू बोलता है। 10 मिनट्स बाद तीनों अपने प्लान के साथ आगे बढ़ने के लिए होटल छोड़ देते हैं। बाहर शाओरन नोटिस करती है कि होटल ब्रिज पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन शाओयू उन्हें बताता है कि चिंता ना करें और बस उसका पीछा करें। और रास्ते में वे पैसेज ब्लॉक करते हुए कई आर्म्ड सोल्जर्स से मिलते हैं। एक गार्ड फिर तीनों को रोकता है और उन्हें तुरंत होटल वापस लौटने का आदेश देता है। हमारा हीरो फिर कहता है कि वो हाई कमांड से एक इन्वॉय है और एक जरूरी मिशन के लिए निकलने की जरूरत है। सोल्जर फिर चार्म स्किल से प्रभावित हो जाता है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने गेन की थी। वो फिर दूसरे गार्ड्स की तरफ मुड़ता है और उन्हें तीनों को जाने देने का आदेश देता है क्योंकि वे हाई कमांड लीडर्स हैं। पैसेज क्लियर होने के साथ वे ब्लॉकेड को बिना किसी प्रॉब्लम के पार करते हैं। एक सोल्जर तीनों के लीडरशिप लेवल के बारे में पूछता है और उसका साथी उसे चुप रहने के लिए कहता है। कार में वापस वे रात के अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ सड़क पर तेजी से भागते हैं। शाओरन हैरान होकर पूछती है कि वे हाई कमांड के इनवॉइस कब बने। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा और अभी के लिए इसे सीक्रेट रखने के लिए कहता है। हान कैक्सिन जीपीएस देखती है और पूछती है कि क्या वे स्लॉटर हाउस जा रहे हैं। वो कंफर्म करता है और कहता है कि एपोकलिप्स में ताजा मांस रेयर है और स्पेशल स्टोरेज में खराब नहीं होता। रास्ते में वे एक आर्मी टैंक से गुजरते हैं लेकिन रोके नहीं जाते। हमारा लड़का समझ जाता है कि वे किसी अर्जेंट मिशन पर होंगे, इसलिए उन्हें नहीं रोका। वे फाइनली जिनसिंग स्लॉटर हाउस में पहुंचते हैं, सदर्न सिटी का सबसे बड़ा, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स रोक लेते हैं, यह कहते हुए कि जगह मिलिट्री ने ले ली है। हमारा हीरो फिर अपनी माइंड कंट्रोल स्किल एक बार फिर यूज करने की तैयारी करता है। गार्ड उनसे अपना काम बताने के लिए चिल्लाता है और अगर उनके पास परमिशन नहीं है तो जाने का आदेश देता है। अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक खाली नजरों से कुछ नहीं देखते हुए जम जाता है। वो फिर मुड़ता है और अपने साथी का चेहरा पकड़ता है जो हालात नहीं समझता। गार्ड शर्माता है और पूछता है कि वो उस लवर स्ट्रक चेहरे के साथ क्या कर रहा है, लेकिन अचानक से कंट्रोल्ड सिक्योरिटी गार्ड अपने कॉली गाय की नाक पर जोर से हेडबट मारता है। बेचारा लड़का हिट से खून बहती नाक के साथ जमीन पर गिर जाता है और दोनों जमीन पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरे गार्ड्स सोचते हैं कि क्या वे ज़ॉम्बीज में बदल गए, लेकिन उनमें से एक कहता है नहीं। लेकिन जब उनमें से एक मदद करने जा रहा था वो भी बीच में ही जम जाता है और 2 बार सोचे बिना वो अपने बगल में खड़े गार्ड को हेडबट मारता है और कुछ ही सेकंड्स में सभी गार्ड्स जमीन पर बेहोश हो गए। तीनों फिर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को नॉकड आउट देखकर सीन को ऑब्जर्व करते हैं। शाओरन कंफ्यूज्ड हो जाती है और पूछती है कि वहां एग्जैक्ट में क्या हुआ। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर हान कैक्सिन की गार्ड्स के साथ शानदार काम के लिए तारीफ करता है। वो कॉम्प्लीमेंट के लिए उसे थैंक यू बोलती है और कैप्टन की मदद करने के लिए खुशी से मुस्कुराती है। लेकिन अचानक और
सिक्योरिटी गार्ड्स ये देखने के लिए अपीयर होते हैं कि वहां क्या हो रहा था। वे चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि वे कौन हैं और स्लॉटर हाउस में क्या कर रहे हैं। हालात देखकर हान केक्सिन अपनी स्किल यूज करती है और दोनों गार्ड्स को कंट्रोल करती है और उसके कंट्रोल में दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में दोनों ऑलरेडी जमीन पर बेहोश हो गए, बिना लड़ने का मौका मिले। ये सब हान केक्सिन की शानदार मेंटल चार्म स्किल का काम था। वो फिर कहती है कि अब से कैप्टन इन चीजों को उस पर छोड़ सकता है। सभी गार्ड्स हारने के साथ हमारा हीरो लड़कियों को अंदर जाने के लिए बुलाता है। तीनों फिर आखिरकार मांस की सप्लाईज लेने के लिए स्लॉटर हाउस में घुसते हैं। अंदर शाओरन खुशी से कोल्ड स्टोरेज डोर की तरफ इशारा करती है और समय बर्बाद किए बिना वो भागने लगती है, लेकिन वो उसे रोकता है और याद दिलाता है कि उन्हें पहले विंटर क्लोथ्स लेने होंगे। हमारा लड़का फिर हान केक्सिन को कोल्ड स्टोरेज के बाहर वॉच पर रहने के लिए कहता है। विंटर क्लोथ से खुद को इक्विप करने के बाद वे ठंडी जगह में घुसते हैं। अंदर वे मांस का ढेर पाते हैं और च्याओ रन चिल्लाती है कि वे अमीर हैं। हमारा हीरो कहता है कि यह कुछ नहीं है और वे आज कम से कम 8 स्लॉटर हाउसेस रेड करेंगे। खुश होकर वो श्याओ रैन को शुरू करने के लिए बुलाता है और वो और मीट लेने के लिए मुश्किल से इंतजार कर सकती है। लड़की फिर अपनी स्किल यूज करना शुरू करती है और जगह के सभी मांस के पीसेस लेती है और वो ऑलरेडी उन सभी स्वादिष्ट डिशेस की कल्पना करती है जो वो उस सारे मांस के साथ बना सकेगी। दूसरे रूम में वे एक शेल्फ पर स्पाइसेस के कई जार्स पाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है क्योंकि पीछे अभी भी बीफ है। बाहर वो हान केक्सिन से पूछता है कि क्या कुछ हुआ और वो गारंटी देती है कि सब ठीक है। वो सोचता है कि उसकी एट्रीब्यूट्स और मेंटल चार्म स्किल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी उनके पीछे अपीयर होता है बिना उनके नोटिस किए। क्रीचर फिर एक डरावनी चीख निकालता है और अटैक करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो ज़ॉम्बी को पहले के गार्ड्स में से एक के रूप में पहचानता है और हान केक्सिन को सावधान रहने के लिए वार्न करता है। ज़ॉम्बी फिर उनकी तरफ कूदता है। हालात देखकर हान केक्सिन अपनी मेंटल चार्म स्किल एक्टिवेट करती है और एक सिंपल कमांड के साथ वो ज़ॉम्बी को हवा में पूरी तरह रोक देती है। कंट्रोल्ड ज़ॉम्बी फिर चारों तरफ देखना शुरू करता है, यह नहीं समझता कि क्या हो रहा है। हान केक्सिन के कंट्रोल में ज़ॉम्बी टेबल पर रखे एक क्लीवर के पास आता है। वो फिर वेपन पकड़ता है। क्रीचर फिर क्लीवर उठाता है और खुद पर अटैक करने की तैयारी करता है और बिना हिचकिचाए ज़ॉम्बी आखिरी ब्लो देने की तैयारी करता है। वो फिर क्लीवर को अपने माथे के बीचों बीच जोर से गाड़ देता है। क्रीचर फिर खुद को खत्म करने के बाद जमीन पर बेजान गिर जाता है और ज़ॉम्बी वहीं फर्श पर वेपन अपने सिर में फंसे हुए पड़ा रहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हान केक्सिन के उसे भी कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी को लेकर चिंतित हो जाता है, लेकिन वो खुद को आश्वस्त करता है, यह याद करते हुए कि अगर वो छोड़ देता है तो सब अपनी पावर्स खो देते हैं। इस बीच श्याओ रन हमारे हीरो की एक्स स्टोर करने के लिए अपनी पावर यूज करती है। हान केक्सिन अपनी दोस्त की स्पेशल स्टोरेज की सुविधा से प्रभावित होती है। हमारा लड़का फिर हान केक्सिन को एक पल के लिए बात करने के लिए बुलाता है। वो पास आती है और पूछती है कि प्रॉब्लम क्या है और कैप्टन क्या चाहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उससे एक बहुत अजीब और असामान्य रिक्वेस्ट करता है। वो उससे मेंटल चार्म यूज करने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए कहता है। हान केक्सिन वार्न करती है कि उसने खुद मांगा है और बाद में उसे ब्लेम ना करे। वो फिर अपनी स्किल एक्टिवेट करती है और उसकी आंखें एक तेज बैंगनी रोशनी से चमकती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट पावर से हिट होता है और महसूस करता है कि उसका दिमाग इन्वेड हो रहा है। अचानक वो खुद को एक बिल्कुल अलग और अनजान मेंटल स्पेस में पाता है। वहां वो खुद को एक बड़ी ताकत से देखा जाता हुआ देख सकता है और हान केक्सिन की विशाल इमेज उसके सामने अपीयर स्कोर होती है, एक ऑर्डर देने के लिए तैयार। वो फिर हमारे हीरो को तुरंत कूदने का आदेश देती है, लेकिन उसके कंट्रोल में भी हमारा प्रोटैगनिस्ट नहीं हिलता और वहीं खड़ा रहता है। हान केक्सिन हैरान हो जाती है यह देखकर कि उसकी स्किल उस पर काम नहीं की। हमारा हीरो फिर मुस्कुराता है और अपने शक की पुष्टि होने से राहत महसूस करता है। वो समझाता है कि चूंकि उसकी एट्रीब्यूट्स एम्पलीफाई हो गई थीं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। टेस्ट के बाद वो श्याओ रन को बीफ लेना जारी रखने के लिए बुलाता है। अब रात में तीनों शहर के थ्रू सप्लाईज कलेक्ट करने के अपने मिशन को जारी रखते हैं। वे उस रात लगभग 10 विभिन्न साइजेस के स्लॉटर हाउसेस विजिट करने की प्लान बनाते हैं, लेकिन अचानक वे पुलिस ऑफिसर्स से घिर जाते हैं जो उन्हें हाथ ऊपर करने के लिए चिल्लाते हैं। ऑफिसर चिल्लाता है कि हाथ ऊपर करें वरना वो बिना हिचकिचाए गोली मार देगा। वो फिर पूछता है कि क्या उनके साथी हैं और तुरंत उन्हें बाहर बुलाने का आदेश देता है। हमारा हीरो उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है क्योंकि वे भी वहां बिजनेस पर हैं। वो फिर अपनी मेंटल चार्म स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी आंखें तेजी से चमकती हैं। ऑफिसर पूरी तरह हिप्नोटाइज हो जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाना शुरू करता है कि उन्हें स्लॉटर हाउस में एक अजीब रॉबरी के बारे में रिपोर्ट मिली और कहता है कि गार्ड्स बेहोश हो गए जब उन्होंने उन्हें देखा और उनसे पूछताछ नहीं कर सके। कंट्रोल्ड ऑफिसर यह जानकर हैरान हो जाता है कि कोल्ड स्टोरेज लूट ली गई।
हमारा प्रोटोगोनिस्ट फिर कहता है कि उसके पास ऑलरेडी कुछ लीड्स हैं, लेकिन ऑफिसर को जानने की अनुमति नहीं है। परफेक्ट एक्सक्यूज के साथ तीनों ऑफिसर्स को गुड बाय कहते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। वे कार में बैठते हैं और लोकेशन छोड़ देते हैं, गार्ड्स को पीछे छोड़कर। ऑफिसर फिर रेडियो पकड़ता है और रिपोर्ट करता है कि स्लॉटर हाउस पर इन्वेजन हुआ। प्लान काम करने के साथ वे और सप्लाईज की तलाश में सड़क पर तेजी से भागते हैं। शाओरान सेलिब्रेट करती है कि अब वे फ्रीली जगहों को रेड कर सकते हैं। तीनों फिर धोंग स्लॉटर हाउस में पहुंचते हैं और मीट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और स्लॉटर हाउस खाली करने के बाद वे अगली लोकेशन के लिए निकलते हैं और इस तरह वे पूरी रात एक स्लॉटर हाउस से दूसरे में जाते रहते हैं। धोंग में वे 45 टन्स पोर्क लेने में कामयाब होते हैं। सिन में स्टॉक के लिए 15 टन्स बीफ थी और वॉन में खत्म करने के लिए उन्होंने 6 टन्स मटन और लिया। रात के अंत में उनके पास स्पेशल वेयरहाउस में स्टोर किया गया मांस का एक विशाल पहाड़ था। श्योरान कैलकुलेट करती है कि उन्होंने 550 टन्स पोर्क, 120 बीफ और 45 मटन कलेक्ट किया। हमारा हीरो कहता है कि वे और लोगों को रिक्रूट करने वाले हैं और मांस की वो मात्रा अभी काफी नहीं है, और कहता है कि उन्हें आराम करने के लिए वापस जाना होगा और फ्रोजन वर्कशॉप्स को बाद में रेड करना होगा। होटल में वापस तीनों एक बहुत व्यस्त रात के बाद रिलैक्स करने की तैयारी करते हैं। हमारा प्रोटोगोनिस्ट फिर शरीर की थकान धोने के लिए शावर लेता है। जैसे ही वो शावर से बाहर आता है, शाओरान उसे कुछ फ्रोजन बन्स खाने के लिए बुलाती है और लिविंग रूम में दोनों लड़कियां उसके लिए खाना तैयार रखकर और अच्छी खुशबू आती हुई इंतजार कर रही हैं। हमारा हीरो उन दोनों को सिर्फ बाथरोब्स में ड्रेस्ड देखकर हैरान हो जाता है। उसे फिर याद आता है कि उसे स्पेशल वेयरहाउस खोलने के लिए अपनी बेस्ट फिजिकल कंडीशन बनाए रखनी होगी। हमारा हीरो फिर टेम्पटेशन से बचने की कोशिश करता है, जबकि लड़कियां उसे खाने के लिए बुलाती हैं। उन्हें पता नहीं कि वो एक अलग तरह के स्नैक का इच्छुक है। अगले दिन सीडिया ऑलरेडी लगातार बढ़ते केओस में डूब गया था। कमांड सेंटर में वायरस के बढ़ने के बारे में न्यूज आनी बंद नहीं हो रही थी। रिपोर्ट्स ने शहर के सभी हिस्सों में इन्फेक्टेड लोगों के तेजी से फैलने की जानकारी दी। एक ऑफिशियल बताता है कि टी वायरस म्यूटेट हो गया और अब मरे हुओं को जीवित कर सकता है। दूसरा पूछता है कि क्या सिटी एच से मदद के लिए रीइंफोर्समेंट्स आए हैं, लेकिन उसे बताया जाता है कि सिटी एच में भी वायरस वेरिएंट्स हैं और रीइंफोर्समेंट्स वापस मुड़ गए। इसके अलावा वे 10 स्लॉटर हाउसेस से 700 टन्स मांस की अजीब चोरी की रिपोर्ट करते हैं। गुस्से में गवर्नर उन्हें सिक्योरिटी कैमरा फुटेज दिखाने का आदेश देता है और वो सोचता है कि वो सारा मांस कहां गया और गार्ड्स ने अजीब तरीके से व्यवहार क्यों किया। उत्सुक होकर वो उन 3 स्पेशल एजेंट्स की बैकग्राउंड के बारे में पूछता है जो अपीयर हुए। गवर्नर ये जानकर हैरान होता है कि उसे भी उस जानकारी तक पहुंच नहीं है। वो फिर उन्हें यह पता लगाने का आदेश देता है कि तीनों एजेंट्स शहर में कहां रुके हैं और पर्सनली उन्हें कालाइत देखने जाने की तैयारी करता है, लेकिन उसे एक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में नोटिफाई किया जाता है। वो फिर अपना मन बदलता है और पहले अजीब बिहेवियर वाले गार्ड से पूछताछ करने का आदेश देता है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ज्यादातर गार्ड्स ने खुद को खत्म कर लिया और सिर्फ 3 बचे। गवर्नर अपनी मुट्ठी कसकर बांधता है, हालात के साथ अपनी निराशा दिखाते हुए, और गुस्से में वो सोचता है कि शहर किस तरह की परेशानी में फंस गया है। इस बीच लग्जरी होटल में जिंदगी बहुत शांत लग रही थी। हमारा प्रोटोगोनिस्ट जागता है और समझ जाता है कि वो सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक सोया। वो फिर स्ट्रेच करता है और डिसाइड करता है कि उसे और सप्लाईज लेने के लिए जल्द निकलना होगा। हमारा हीरो फिर उस रूम में जाता है जहां दोनों लड़कियां साथ सो रही थीं। दोनों गहरी नींद में थीं, एक दूसरे को गले लगाए और शीट से ढकी हुई। हमारा लड़का फिर दोनों को जगाने के लिए शीट पकड़ता है और एक पुल के साथ वो उनसे शीट खींच लेता है और उन्हें जागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन दोनों को वहां लेटे देखकर वो शर्मा जाता है और हकलाता है, यह नहीं जानता कि क्या कहे। और हान कैक्सिन फिर जागती है और अपनी आंखें मलती है, अभी भी नींद में, और वो कैप्टन से पूछती है कि समय क्या हुआ है, बिना हालात को समझे। शौरन भी जागती है और सोचती है कि सुबह इतनी जल्दी कैसे आ गई। अचानक पिंक हेयर्ड लड़की गिर जाती है और अपनी दोस्त के ऊपर गिरती है। हान कैक्सिन फिर अपनी दोस्त के गालों को दबाती है और उसे ऑलरेडी जागने के लिए चिल्लाती है। शर्मिंदा होकर हमारा हीरो दोनों को उठने का आदेश देता है और कहता है कि वो पहले तैयार होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद तीनों लिविंग रूम में हैं जब अचानक डोरबेल बजती है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट डोर को देखता है, यह सोचते हुए कि उस समय कौन हो सकता है। हन कैक्सिन फिर यह चेक करने के लिए जाने का ऑफर करती है कि डोर पर कौन नॉक कर रहा है। वो खोलने से पहले यह देखने के लिए पीपहोल से देखती है कि कौन है, और दूसरी तरफ वो सूट्स में 3 आदमियों को देखती है और पूछती है कि क्या उसे डोर खोलना चाहिए। हमारा लड़का फिर उसे खोलने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें उनसे मिलना है। हन कैक्सिन फिर डोर खोलती है और 3 आदमियों
से आमने सामने आती है। उनमें से एक अपना परिचय गवर्नर के रूप में देता है और कहता है कि वो स्पेशल एजेंट्स से मिलना चाहेगा। हमारा हीरो फिर गवर्नर को अंदर आने और उनसे बात करने के लिए इनवाइट करता है और कुछ समय बाद सब प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिविंग रूम में बैठे थे। प्रोटैगोनिस्ट बातचीत शुरू करने से पहले उन्हें चाय ऑफर करता है। वो फिर पूछता है कि क्या हमारा प्रोटैगोनिस्ट वो तथाकथित स्पेशल एजेंट है और उसे क्या बुलाना चाहिए, और एक ज्यादा सीरियस टोन के साथ वो पूछता है कि हमारे हीरो के सुपीरियर्स कौन है। हमारा हीरो समझ जाता है कि गवर्नर को शक है और उसके डाउट्स खत्म करने का डिसाइड करता है। वो फिर गवर्नर को देखने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और किसी के नोटिस किए बिना वो अपनी मेंटल चार्म स्किल एक्टिवेट करता है। गवर्नर हमारे प्रोटैगोनिस्ट की चमकती आंखों से हिप्नोटाइज हो जाता है और डॉक्यूमेंट पर वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्पेशल एजेंट आईडी देखता है। हमारा लड़का पूछता है कि क्या अभी भी उसकी आइडेंटिटी के बारे में कोई डाउट है। गवर्नर फिर खड़ा होता है और माफी मांगने के लिए झुकता है और शर्मिंदा होकर कहता है कि उसकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल है और अपनी रूडनेस के लिए माफी मांगता है। लड़कियां चुपचाप हंसती हैं और सोचती हैं कि हमारे हीरो की ट्रिक हमेशा काम करती है। हालात रिजॉल्व होने के साथ हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि अब कोई चिंता नहीं है। वो फिर स्लॉटर हाउस में रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए एक स्पेशल पास मांगता है। पास के साथ वे बिना प्रॉब्लम्स के दिन के दौरान सप्लाईज कलेक्ट कर पाएंगे। गवर्नर अग्री करता है और स्पेशल एजेंट को एक पल वेट करने के लिए कहता है। कार में वापस तीनों और रिसोर्सेज की तलाश में शहर के थ्रू तेजी से भागते हैं और हमारा हीरो खुश होता है क्योंकि अब सप्लाई कलेक्शन बहुत आसान हो गई। सड़क पर वे नोटिस करते हैं कि सड़कों पर और सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे हैं। हमारा हीरो फिर निष्कर्ष निकालता है कि वायरस म्यूटेशन तेज हो रहा है और शहर गिर जाएगा। एक दूसरी लोकेशन में दो सोल्जर्स एक वेयरहाउस के एंट्रेंस की पहरेदारी करते हैं। अचानक दोनों चमकती आंखों के साथ जगह पर जम जाते हैं और मेंटल कंट्रोल में वे हर जगह शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। लोकेशन पर सिक्योरिटी कैमरास शॉट से पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरे गार्ड्स अपीयर होते हैं और कंट्रोल्ड सोल्जर्स को शूटिंग करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बहुत अच्छे से काम नहीं करता लगता और कंट्रोल्ड सोल्जर्स अपने साथियों को पीटना शुरू कर देते हैं, हर किसी को नॉकआउट करते हुए जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की। और खत्म करने के लिए दूसरा कंट्रोल्ड सोल्जर दूसरे गार्ड को चेन में पंच मारता है और फाइनली कंट्रोल्ड सोल्जर्स एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं और खुद नॉकआउट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट पास आता है और कहता है कि वहां काम हो गया। हमारा हीरो फिर शौरन को 3 ट्रक स्टोर करने का आदेश देता है और हान कैक्सिन से वेपन्स लेने के लिए कहता है। वो पास्ट आउट गार्ड्स में से एक की गन्स में से एक उठाता है और सोचता है कि बुरी एम के साथ भी गन होने से ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। वो फिर शौरन को गन्स में से एक देता है और कहता है कि वो उसे इसे यूज करना सिखाएगा। लेकिन अचानक कुछ लोग वेयर हाउस से मदद के लिए चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं। वे घबराकर चिल्लाते हैं कि अंदर ज़ॉम्बीज हैं और उन्होंने ऑलरेडी 2 लोगों को पकड़ लिया। हान कैक्सिन हालात को लेकर चिंतित होकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है। वो फिर दोनों को उसका पीछा करने का आदेश देता है और वेयर हाउस में भागता है। अंदर वे कई लोगों को भागते हुए और दूसरों को ऑलरेडी जमीन पर गिरे हुए देखते हैं। तीनों जगह के अंदर हुए केओस को देखकर हैरान रह जाते हैं और बचे लोगों में से एक चिल्लाता है कि पास मत आओ क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बीज हैं। हमारा हीरो समझाता है कि यह टी वायरस इन्फेक्शन है जो मरे हुओं को जीवित करता है। वो फिर अपनी एक्स पकड़ता है और लड़कियों के साथ ज़ॉम्बीज पर चार्ज करता है और एक प्रिसाइज हिट के साथ वो एक ज़ॉम्बी के सिर पर मारता है और सोचता है कि वे हर समय स्किल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वे बहुत एनर्जी ड्रेन करती हैं। हमारा हीरो ज़ॉम्बी के सिर से एक्स खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो फंस जाती है। हैरान होकर वो सोचता है कि एक्स इस तरह कैसे फंस गई, लेकिन अचानक एक और ज़ॉम्बी अपीयर होता है और रिएक्ट करने का समय दिए बिना उस पर चार्ज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अटैक से डॉज करता है और काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है और किक्स की एक सीरीज के साथ वो एक साथ कई ज़ॉम्बीज को गिरा देता है। एक्स के बिना वो गार्ड से ली गई गन पकड़ता है और शूट करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो फिर लुक कंप्लीट करने के लिए सनग्लासेस पहनता है और बिना हिचकिचाए वो पास आते ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देता है। बुलेट्स क्रीचर्स को सीधे हिट करती हैं और वे एक एक करके गिरते हैं। एक जीत भरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि अच्छी फायर पावर बेस्ट ऑप्शन है। हान कैक्सिन कहती है कि वो अभी भी ज़ॉम्बीज को खुद को खत्म करवाना प्रीफर करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर ज़ॉम्बी के सिर पर पैर रखता है और अपनी एक्स वापस खींचता है। एरिया क्लियर होने के साथ वो लड़कियों को सप्लाईज मूव करने के लिए जल्दी करने का आदेश देता है और काम की एक लंबी रात के बाद तीनों फाइनली आराम करने के लिए लौटते हैं। शाओरैन कैलकुलेट करती है कि उन्होंने कुल 8,800 टन सप्लाईज कलेक्ट किया। हमारा हीरो शहर को ऑब्जर्व करता है और उनका इंतजार कर रहे भविष्य पर विचार करता है। वो जानता है कि सिटी एस बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा।
और याद करता है कि अपने पिछले जीवन में शहर अपोकलिप्स के छठे दिन गिर गया था। लेकिन वो समझ जाता है कि शहर गिरने के बाद गवर्नमेंट बहुत सारी सप्लाईज के साथ भाग जाएगी। आसमान से शहर को रीइंफोर्स करने के लिए कई मिलिट्री प्लेन्स आए और उनसे कई सोल्जर्स इवैक्यूएशन में मदद के लिए पैराशूट करके नीचे उतरे। लेकिन हमारा हीरो जानता है कि यह सिर्फ इनएविटेबल को डिले करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। वो फिर लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि अगली जगह जाने का समय आ गया भी है। ऑलरेडी रात में फुल मून शहर के थ्रू उनके रास्ते को रोशन करता है और सड़क पर वे एक आर्मर्ड व्हीकल को रास्ते के बीच में रुका हुआ पाते हैं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट फिर हान कैक्सीन को व्हीकल के बगल में कार रोकने का आदेश देता है। वो ओबे करती है और कन्वर्टेबल को आर्मर्ड कार के ठीक बगल में रोकती है। हमारा लड़का फिर यह इन्वेस्टिगेट करने के लिए कार से बाहर निकलता है कि वहां क्या हुआ, और वो नोटिस करता है कि व्हीकल की साइड पर खून के धब्बे हैं और निष्कर्ष निकालता है कि कोई अंदर ज़ॉम्बी में बदल गया और शायद सब इन्फेक्टेड हो गए। ज्याओरन खुश हो जाती है और सजेस्ट करती है कि वे व्हीकल ले लें क्योंकि कोई और इसे नहीं चाहता। हमारा हीरो समझ जाता है कि आर्मर्ड कार एपोकलिप्स में एक मोबाइल फोर्ट्रेस की तरह काम कर सकती है और 2 बार सोचे बिना वो अपनी स्किल यूज करता है और आर्मर्ड व्हीकल कलेक्ट कर लेता है। शौरन शिकायत करती है कि उसने उससे पहले व्हीकल क्यों कलेक्ट की और वो प्रॉमिस करता है कि अगली बार वो उसे व्हीकल कलेक्ट करने देगा। इस बीच कमांड सेंटर में मौत का आंकड़ा बढ़ना बंद नहीं हो रहा था। गवर्नर यह देखकर निराश हो जाता है कि शहर गिरने वाला है और उसे अफसोस होता है कि वो नहीं जानता कि शहर में कौन ज़ॉम्बी में बदलेगा या कब। एक ऑफिशियल बताता है कि हालात में मदद के लिए एरियल रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। गवर्नर पूछता है कि कितने सोल्जर्स आए और संख्या से निराश होता है। वो जानता है कि 1000 सोल्जर्स टाइड टर्न करने के लिए काफी नहीं है। दूसरा ऑफिशियल वार्न करता है कि टी वायरस म्यूटेंट्स पूरे देश में अपीयर हो रहे हैं। गवर्नर फिर समझ जाता है कि टी वायरस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उन्हें तैयार रहना होगा। वो एक और दिन होल्ड आउट करने का डिसाइड करता है और बची हुई सप्लाईज सिक्योर करने की प्लान बनाता है। लेकिन उसके आदमियों में से एक पूछता है कि वे 800,000 नागरिकों के साथ क्या करेंगे। गवर्नर कहता है कि अगर उन्हें इवैक्यूएट करना पड़ा तो पूरे देश ने कंट्रोल खो दिया होगा। वो फिर अपने आदमी को अपने परिवार को लाने और एक हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर छोड़ने का आदेश देता है। ऑफिशियल फिर अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स पूरे करने के लिए हट जाता है, लेकिन अचानक वो गिर जाता है और बिना किसी अपैरेंट वजह के फर्श पर गिर जाता है और इसके बाद वो मरोड़ना और दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। गवर्नर घबरा जाता है और पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। आदमी फिर अपनी शर्ट फाड़ता है और एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। डर कर गवर्नर मदद के लिए चिल्लाता है, रूम में गार्ड्स को बुलाते हुए। गार्ड्स भागकर आते हैं और गवर्नर को दीवार के अगेंस्ट कॉर्नर्ड पाते हैं और उसके सामने ऑफिसर ज़ॉम्बी में बदल गया अटैक करने की तैयारी में। क्रीचर अपने तेज दांत दिखाते हुए एक डरावनी दहाड़ निकालता है। 2 बार सोचे बिना गवर्नर गार्ड्स को फायर खोलने के लिए चिल्लाता है। दोनों गार्ड्स फिर ज़ॉम्बी पर अपने वेपन्स पॉइंट करते हैं और शॉट्स की एक बर्स्ट के साथ वे क्रीचर को फर्श पर गिरा देते हैं। ज़ॉम्बी का शरीर फिर गार्ड्स द्वारा गोली मारे जाने के बाद बेजान गिरता है। गवर्नर गार्ड्स को शरीर को वहां से दूर ले जाने का आदेश देता है। दोनों गार्ड्स फिर ज़ॉम्बी के शरीर को रूम से बाहर घसीटते हैं और गवर्नर सोचता है कि यह कितना डरावना है कि कोई भी मॉन्स्टर में बदल सकता है। इस बीच शहर की एक दूसरी बिल्डिंग में जिंदगी नॉर्मली चल रही थी। अना नाम की एक लड़की का फोन उसके पिता की कॉल से बजता है। वो चिंतित हो जाती है क्योंकि उसने कई बार कॉल किया और किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक एक व्यक्ति की शैडो उसके बेडरूम डोर पर अपीयर होती है। एना घबरा जाती है और सिलहुएट को अपनी दोस्त वोंगशू के रूप में पहचानती है। शैडो फिर मरोड़ना और दर्द में कराहना शुरू करती है और अचानक दोस्त लाल आंखों के साथ डोरवे में अपीयर होती है और ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो गई। एना सीन से डर जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे हटती है। वो समझ जाती है कि उसकी दोस्त इन्फेक्टेड हो गई है और अगर उसे काटा गया तो वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। घबराकर वो भागने के बारे में सोचती है, लेकिन मेन डोर बाथरूम के बगल में है। वो फिर अपने एकमात्र एस्केप रूट के रूप में विंडो को देखती है, लेकिन समझ जाती है कि वो 30वीं मंजिल पर है और कूदना उसके लिए अंत होगा। यह नहीं जानते हुए कि क्या करे, आना घबरा जाती है और सोचती है कि वो कैसे भागेगी। वो फिर एक आवाज सुनती है और अपनी दोस्त की शैडो को डोर के पास आते हुए देखती है। ज़ॉम्बी फिर धीरे धीरे डोर खोलना शुरू करती है, अपने हरे शरीर को रिवील करते हुए। एना डर जाती है, यह समझते हुए कि क्रीचर रूम में घुसने वाली है। घबराकर वो डिसाइड करती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके छुपना होगा। वो फिर वार्डरोब को अपने एकमात्र हाइडिंग ऑप्शन के रूप में देखती है और 2 बार सोचे बिना वो भागती है और क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। ज़ॉम्बी फिर रूम में घुसती है
और चारों तरफ चलना शुरू कर देती है और वो आगे पीछे चलती है जैसे कुछ ढूंढ रही हो। क्रीचर फिर क्लोजेट के सामने रुकती है और एक धीमी गुर्राहट निकालती है। एना डर से कांप रही है और कोशिश करती है कि कोई आवाज ना करे ताकि डिस्कवर ना हो जाए। वो फिर डिसाइड करती है कि उसे पुलिस को कॉल करना होगा और मदद मांगनी होगी, लेकिन पैनिक के बीच उसे याद आता है कि उसने अपना फोन काउच पर छोड़ दिया और ज़ॉम्बी क्लोजेट के सामने खड़ी होने के साथ वो सोचती है कि क्या वो वहीं मर जाएगी। इस बीच बिल्डिंग के पार्किंग गराज में जिंदगी नॉर्मली चल रही लग रही थी। हमारा हीरो जागता है और समझ जाता है कि ऑलरेडी शाम के 7 बज गए हैं और बहुत बेहतर महसूस करता है। वो फिर डिसाइड करता है कि मूव करने और सप्लाई कलेक्शन जारी रखने का समय आ गया है, लेकिन उसके बगल में वो श्याओ रान को सोते हुए और अपने ड्रीम्स में खाने के बारे में बात करते हुए देखता है। वो सोचता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कम है और उसे थोड़ा और सोने देने का डिसाइड करता है। और उसके बगल में हान कैक्सिन भी एक लंबे दिन के बाद आराम कर रही थी, लेकिन अचानक एक आवाज पार्किंग गराज में हमारे प्रोटैगनिस्ट का ध्यान खींचती है। वो हान कैक्सिन को वार्न करता है कि कुछ हो रहा है और उससे शॉरन की देखभाल करने के लिए कहता है, और समय बर्बाद किए बिना वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आवाज की तरफ भागता है। वहां वो एक औरत को ज़ॉम्बीज के झुंड से घिरे हुए पाता है। औरत दहशत से चिल्लाती है जब ज़ॉम्बीज उसे पकड़ते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं। हमारा हीरो सीन और लोकेशन पर ज़ॉम्बीज की संख्या से हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि ऑलरेडी ज़ॉम्बी हॉर्ड्स हैं और शहर जल्द गिर जाएगा। औरत उनसे गुजारिश करती है कि उसे खत्म कर दें और उसकी पीड़ा समाप्त करें, और वादा करती है कि वो बाद में उनकी रक्षा करने के लिए एक भूत बन जाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपना वेपन निकालता है और उस क्रूरता को खत्म करने की तैयारी करता है। औरत मरने से पहले अपनी आखिरी ताकत के साथ हमारे हीरो को धन्यवाद देती है और शॉट्स की एक बर्स्ट के साथ वो उसकी और आसपास के ज़ॉम्बीज की पीड़ा समाप्त कर देता है। लड़कियां शॉट्स सुनती हैं और हालात को लेकर चिंतित होकर कैप्टन को बुलाती हैं। वे हमारे हीरो को ज़ॉम्बी हॉर्ड से भागते हुए देखकर हैरान रह जाती हैं। वो फिर भूखे क्रीचर्स से बचने के लिए कार के ऊपर कूद जाता है। ज़ॉम्बीज एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं और कार पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। शाओ रैन क्रीचर्स को अपनी तरफ आते देखकर डर से चिल्लाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर एक घूमती हुई किक देता है और एक साथ कई ज़ॉम्बीज को मारता है। एक सिंगल हिट के साथ वो उन सबके सिर फाड़ने में कामयाब हो जाता है और पावरफुल अटैक के बाद ज़ॉम्बी हेड्स हवा में उड़ते हैं। तीनों फिर उस ज़ॉम्बी से भरी जगह से भागने की तैयारी करते हैं। हमारा हीरो राहत महसूस करता है और कहता है कि अच्छा है कि उसकी एट्रीब्यूट्स एनहांस हो गई थी। हान कैक्सिन पूछती है कि क्या हुआ, और वो उसे यकीन दिलाता है कि अब सब ठीक है। वो फिर उन्हें निकलने का आदेश देता है क्योंकि समय खत्म हो रहा है, और तीनों और सप्लाईज और एक सेफ जगह की तलाश में रात के थ्रू तेजी से भागते हैं। तीनों जलते हुए शहर के थ्रू ज़ॉम्बीज से भागते हुए तेजी से भागते हैं। हमारा हीरो जीपीएस चेक करता है और कहता है कि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। वो फिर लड़कियों को वार्न करता है कि अपनी सारी मेंटल एनर्जी खर्च ना करें और अगर थकान महसूस हो तो तुरंत आराम करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वे शहर छोड़ते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कैलकुलेट करता है कि वे 14,000 टन से ज्यादा मांस लेने में कामयाब रहे। वो समझ जाता है कि हार्वेस्ट अच्छा था, लेकिन 15 घंटों के बाद सब थक गए हैं। अचानक वे सड़क के बीच में दूर एक एक्सप्लोजन देखते हैं और एक टैंक में एक सोल्जर पास आते ज़ॉम्बी हॉर्ड पर शूट करता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि वायरस शहर के थ्रू गंभीर रूप से फैल रहा है। वो फिर डिसाइड करता है कि होटल वापस जाना और थोड़ा आराम करना बेहतर है। प्लान सेट होने के साथ वे प्रेसिडेंशियल स्वीट वापस सड़क पर तेजी से भागते हैं और एक लंबी ट्रिप के बाद वे फाइनली सुरक्षित रूप से होटल पहुंचते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सबको तैयार होने और जल्दी आराम करने का आदेश देता है। तीनों फिर आखिरकार थोड़ा रिलैक्स करने के लिए अपने रूम्स में घुसते हैं। क्लोजेट में छुपी एना पड़ोसियों को सुनती है और जलन होती है क्योंकि वे फ्रीली निकल सकते हैं। वो शिकायत करती है कि वो पूरी रात बिना खाने पानी के फंसी रही और उसे बहुत बुरी तरह बाथरूम जाने की जरूरत है। घबराकर लड़की किसी से उसे बचाने के लिए गुजारिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि वो जल्दी चेकआउट करने वाली है। सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है और ऑलरेडी दोपहर के 4 बज गए हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार काम की एक लंबी रात के बाद जागता है और थकान से जम्हाई लेता है। फिर शाओ रैन हमारे हीरो को बुलाती है और विंडो की तरफ इशारा करती है जो कई मिलिट्री व्हीकल्स दिखा रही है। हमारा लड़का फिर यह देखने के लिए विंडो पर जाता है कि शहर में क्या हो रहा था। वहां से वे कई आर्मी आर्मर्ड व्हीकल्स को होटल की स्ट्रीट से गुजरते हुए देख सकते हैं। इसके साथ वो निष्कर्ष निकालता है कि सिटी ब्लॉकेड फेल हो गया और लोग ऑलरेडी भाग रहे हैं। हमारा हीरो सोचता है कि दंगे इनेविटेबल हैं और सब कुछ जल्दी हो रहा है।
वो फिर उन्हें पहले खाने के लिए कहता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वे बाद में शहर इवैक्यूएट करेंगे। बगल के अपार्टमेंट में एना बातचीत सुनती है और इवैक्यूएशन की खबर से हैरान हो जाती है। लड़की निराश हो जाती है, ये समझते हुए कि अगर पड़ोसी चले गए तो वो अपनी उम्मीद खो देगी। वो अफसोस करती है कि गन शॉट्स ने ज़ॉम्बीज की गुर्राहटों को दबा दिया और वो फंसे रहना और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाहर तीनों अपार्टमेंट 801 छोड़ने और इवैक्यूएशन शुरू करने की तैयारी करते हैं। तीनों फिर अपार्टमेंट छोड़ते हैं और चुपचाप हॉलवे में चलना शुरू करते हैं। क्लोजेट में एना निराश हो जाती है और डिसाइड करती है कि उसे वहां से निकलना होगा, वरना वो हमेशा के लिए अकेली रहेगी। इस बीच ज़ॉम्बी वोंग शू बाथरूम में घुसती है और शावर हैंडल से टकरा जाती है। पानी फिर गिरना शुरू हो जाता है और क्रीचर कंफ्यूज्ड हो जाती है, यह नहीं समझती कि क्या हो रहा है। एना आवाज सुनती है और समझ जाती है कि उसकी ट्रांसफॉर्म हुई दोस्त बाथरूम में बिजी है। परफेक्ट मौका देखकर वो आखिरकार एक एस्केप मैनेज करने के लिए क्लोजेट से बाहर भागती है। रास्ते में लड़की अपने एस्केप में डिस्ट्रैक्शन के लिए यूज करने के लिए एक ब्लैंकेट पकड़ने में भी कामयाब हो जाती है। क्रीचर आवाज सुनती है और यह देखने के लिए डोर से झांकती है कि रूम में क्या हो रहा है। लड़की को भागते देखकर ज़ॉम्बी एरिक सिनीद नेवोनी एक डरावनी चीख निकालती है और फुल स्पीड पर उसका पीछा करती है। आना फिर मुड़ती है और क्रीचर को स्लो डाउन करने के लिए ब्लैंकेट को जोर से उसके ऊपर फेंक देती है। ज़ॉम्बी अंधी होने के साथ वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाती हुई अपार्टमेंट से बाहर भागती है। हॉलवे में तीनों चीखें और तेजी से पास आती फुटस्टेप्स की आवाज सुनते हैं। ब्लॉन्ड लड़की फिर हॉलवे में अपीयर होती है, पूरी निराशा में उनकी तरफ भागती हुई, और ठीक पीछे शीट से ढकी ज़ॉम्बी हॉल में पीछा जारी रखती है। एना फिर हमारे हीरो से टकराती है और घबराकर चिल्लाती है कि वहीं एक ज़ॉम्बी है। हमारा हीरो फिर समझ जाता है कि ये हेलुसिनेशन नहीं था और पड़ोसी सच में ज़ॉम्बी में बदल गई। वो पूछता है कि वो एक अंधे ज़ॉम्बी से क्यों भाग रही है और ब्लॉन्ड लड़की की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है। क्रीचर फिर हॉलवे में खड़ी रहती है, कुछ नहीं समझती कि क्या हो रहा था। हमारा लड़का कहता है कि उन्हें सोल्जर्स को बुलाना चाहिए क्योंकि क्रीचर अभी भी काफी खतरनाक है। हान केक्सिन फिर सिचुएशन रिजॉल्व करने का ऑफर करती है और कैप्टन से इसे उस पर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे रोकता है क्योंकि इससे सब कुछ गंदा हो जाएगा और उन्हें होटल वापस आने की जरूरत पड़ सकती है। वो फिर सजेस्ट करता है कि क्रीचर खुद कूद जाए और लड़कियों को आइडिया शानदार लगता है। ब्लॉन्ड लड़की हैरान हो जाती है और यकीन नहीं करती कि वे ज़ॉम्बी को खुद कूदने के लिए चाहते हैं। समय बर्बाद किए बिना हान केक्सिन क्रीचर को कंट्रोल करने के लिए अपनी मेंटल चार्म स्किल एक्टिवेट करती है। ज़ॉम्बी एक बैंगनी ऑरा से घिर जाता है और नई मेंबर के पूरे कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल्ड क्रीचर फिर मुड़ती है और हॉलवे विंडो की तरफ चलना शुरू करती है और लेडी के कंट्रोल में क्रीचर धीरे धीरे अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चलती है। ब्लॉन्ड लड़की मुंह खुला का खुला खड़ी रहती है, यकीन नहीं करती कि वो अपने सामने क्या देख रही थी और 2 बार सोचे बिना क्रीचर जोर से कूदती है और विंडो ग्लास को हजारों टुकड़ों में तोड़ देती है। क्रीचर का शरीर फिर बिल्डिंग से गिरता है और एक बहुत तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। ब्लॉन्ड लड़की पूछती है कि क्या हुआ और सोचती है कि क्या वे वर्ड से रियलिटी कंट्रोल करते हैं। हमारा हीरो समझ जाता है कि ब्लॉन्ड लड़की भी बहुत प्रिटी है और उसकी टीम के लिए परफेक्ट है। वो फिर लड़की से पूछता है कि सब कुछ होने से पहले उसका प्रोफेशन क्या था। एना जवाब देती है कि वो होटल के कसिनो में एक क्रूपिये के रूप में काम करती थी जहां वे रुके थे। हमारा लड़का फिर उससे नहीं हिलने के लिए कहता है और यह देखने का डिसाइड करता है कि सिस्टम प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं। वो फिर उसके शोल्डर्स को टच करता है और गॉडेस टीम बनाने के लिए अपनी अथॉरिटी एक्टिवेट करता है। सिस्टम नई कैंडिडेट को एनालाइज करना शुरू करता है, यह देखने के लिए कि वो रिक्वायरमेंट्स फिट करती है या नहीं। लड़की एक गोल्डन लाइट से घिर जाती है जबकि सिस्टम एनालिसिस फिनिश करता है और सक्सेसफुली एना टीम में शामिल हो जाती है और सबकी एट्रीब्यूट्स एक बार फिर डबल हो जाती हैं। हमारा हीरो सेलिब्रेट करता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना स्पेसिफिक प्रोफेशन रिकॉग्नाइज होगा। एना फिर सिस्टम स्क्रीन देखती है और यह जानकर हैरान हो जाती है कि सभी मेंबर्स के पास एक लकी आइटम हो सकता है। हमारा लड़का खुश होता है क्योंकि उसकी स्किल बिल्कुल वही है जो उन्हें अभी चाहिए थी। वो कहता है कि उसकी स्किल्स बहुत पावरफुल हैं और नई मेंबर टीम की वेपन्स की कमी को पूरा करती है। हमारा हीरो फिर भाग जाता है और लड़कियों से एना को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक की जल्दबाजी से कंफ्यूज्ड हो जाता है और नहीं समझता कि क्या हुआ। एना फिर अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ भागती है और बाथरूम में घुस जाती है और 2 बार सोचे बिना लड़की थोड़ी प्राइवेसी के लिए डोर जोर से बंद कर देती है। बाथरूम के अंदर से एक बहुत तेज पानी की आवाज हॉलवे में सबको सुनाई देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हालात से शर्मिंदा हो जाता है और शाओरन उस पर हंसना शुरू कर देती है। हान केक्सिन फिर डोर नॉक रिओन करती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है और एना हाँ में जवाब देती है। अंदर नई मेंबर आखिरकार एक पूरे दिन फंसे रहने के बाद खुद को राहत देने में कामयाब हो जाती है।
खत्म करने के बाद लड़की अपने हाथ धोने और खुद को थोड़ा संभालने के लिए सिंक पर जाती है। वो मिरर में देखती है और यकीन नहीं करती कि वो सिर्फ उसके टच से इतनी स्ट्रांग हो गई, और उसे हैरानी होती है। वो समझ जाती है कि अब उसके पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी हैं। अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत से कार्ड्स में से एक फेंकती है। कार्ड फिर रूम के अक्रॉस उड़ता है और वॉल और बेड को हिट करता है, जिससे छोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं। कार्ड फिर फ्लोर में फंस जाता है, जो पावरफुल अटैक के इंपैक्ट से क्रैक हो जाता है। एना पावर से हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर उसके पास यह पहले होता तो वो फंसी नहीं होती। वो फिर सिस्टम में देखती है कि अगर शाओयू छोड़ देता है या उसे किक आउट कर देता है तो वो पावर्स खो देती है। तय करके वो डिसाइड करती है कि वो कैप्टन की रक्षा करेगी और सरवाइव करने के लिए टीम कभी नहीं छोड़ेगी। सिस्टम नोटिफाई करता है कि 3 से ज्यादा मेंबर्स होने से उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड कमाया। उन्हें प्रोफेशनल सूट्स मिलते हैं जो खुद साफ और रिपेयर होते हैं। इसके अलावा स्किल्स देते हैं। हमारा हीरो खुश होता है और कहता है कि अब उन्हें अपने कपड़े गंदे करने की चिंता नहीं करनी होगी। वो फिर लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि उसके पास उनके लिए एक शानदार गिफ्ट है। इसके साथ पूरा ग्रुप एलिवेटर की तरफ होटल हॉलवे में चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद सब ऑलरेडी नए सिस्टम प्रोफेशनल सूट्स पहन चुके थे। श्योरन आउटफिट की तारीफ करती है और कहती है कि फैब्रिक को कितना भी खींचो ये फटता नहीं। हान केक्सिन कहती है कि सूट मूव करने के लिए परफेक्ट है और हाई हील्स भी रास्ते में नहीं आते। एना कहती है कि उसने आउटफिट के साथ नई स्किल्स सीखी और कैप्टन को फॉलो करना सही डिसीजन था। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अच्छा है कि यह फिट हो गया और सबको जल्द वहां से निकलने के लिए बुलाता है। ग्रुप फिर आखिरकार नीचे जाने और अच्छे के लिए होटल छोड़ने के लिए एलिवेटर पर पहुंचता है, लेकिन जब डोर खुलता है तो वे लोगों को रिसेप्शनिस्ट को अरेस्ट करने के लिए कहते हुए चीखें सुनते हैं। नीचे लॉबी में एक सिक्योरिटी गार्ड ज़ॉम्बी रिसेप्शनिस्ट को रोकने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा लड़का भागता है। हमारा हीरो सोचता है कि यह एना की नई लूटिंग स्किल टेस्ट करने का परफेक्ट समय है, और समय बर्बाद किए बिना वो अपने येलो कार्ड्स में से एक क्रीचर की डायरेक्शन में फेंकता है। कार्ड क्रीचर के सिर को सीधे हिट करता है और एक सिंगल प्रिसाइज स्ट्राइक से उसे हरा देता है। वो फिर समझ जाता है कि कार्ड्स उसकी विल के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। क्रीचर हारने के साथ एक चमकता आइटम अपीयर होता है और ज़ॉम्बी के शरीर पर तैरता है। आइटम फिर हमारे प्रोटैगनिस्ट की डायरेक्शन में उड़ता है और सीधे उसकी चेस्ट में घुस जाता है, और सिस्टम में वो जानता है कि आइटम एक सोर्ड में बदल गया और उसकी इन्वेंट्री में स्टोर हो गया। सब कुछ रिजॉल्व होने के साथ ग्रुप कार में घुसता है और होटल से दूर सड़क पर तेजी से भागता है। हमारा हीरो फिर नई सोर्ड को देखने के लिए पकड़ता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। हन केक्सिन उससे कार के अंदर सोर्ड के साथ खेलने के लिए नहीं कहती, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। शौरन कमेंट करती है कि उसने ऑलरेडी 3 रॉबरीज और 5 ज़ॉम्बी अटैक्स देखे। हमारा हीरो कहता है कि उन्हें और सप्लाईज स्टॉक करने और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद वे फाइनली शहर के ग्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। ग्रुप फिर कार से बाहर निकलता है और सप्लाई कलेक्शन के एक और राउंड के लिए तैयार होता है। वहां वे ग्रेन से भरे कई जायंट साइलोस पाते हैं जो कलेक्ट होने के लिए तैयार हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सबसे अलर्ट रहने के लिए कहता है, क्योंकि वहां कुछ सही नहीं लग रहा। लड़कियां अग्री करती हैं और ये अजीब पाती हैं कि गेट खुला है और बिना किसी गार्ड्स के। हमारा हीरो फिर कहता है कि वो आगे जाएगा और लड़कियों से सावधान रहने के लिए कहता है। वो फिर गेट अनलॉक करने और ग्रुप के लिए रास्ता क्लियर करने के लिए अपनी सोर्ड यूज करता है। गेट खुलने के साथ वो अंदर क्या हुआ इन्वेस्टिगेट करने की तैयारी करता है। जमीन पर वो कई खून के धब्बे और बिखरे हुए बुलेट केसिंग्स पाता है। वो फिर निष्कर्ष निकालता है कि उस जगह पर थोड़ी देर पहले एक बड़ी लड़ाई हुई। अचानक वे वेयर हाउसेज में से एक के पीछे से एक लड़की को आते हुए सुनते हैं। हमारा लड़का लड़कियों को बुलाता है और यह देखने के लिए कि वो क्या था, आवाज की तरफ भागता है, और वहां वे ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हुए सोल्जर्स के एक ग्रुप से मिलते हैं। क्रीचर्स एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं और ग्रुप को अपने तेज दांत दिखाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट निष्कर्ष निकालता है कि ये एरियल रीइंफोर्समेंट्स हैं जो वायरस नहीं समझे। ज़ॉम्बीज फिर अटैक करने और काटने के इरादे से ग्रुप पर चार्ज करते हैं। हमारा हीरो सबको फैलने और बैटल के लिए तैयार होने के लिए चिल्लाता है। आना फिर अपने ब्लू कार्ड्स में से एक पकड़ती है और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंकती है। कार्ड फिर 3 में स्प्लिट हो जाता है और पास आते ज़ॉम्बीज की डायरेक्शन में उड़ता है। कार्ड्स क्रीचर्स को सीधे हिट करते हैं और उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए स्टन कर देते हैं। फिर वो अपने रेड कार्ड्स फेंकती है और स्टन्ड ज़ॉम्बीज पर एक बड़ा एक्सप्लोजन करती है। क्रीचर का शरीर आधे में स्प्लिट हो जाता है और 2 गोल्डन कॉइन्स हवा में तैरते हुए अपीयर होते हैं। एक और ज़ॉम्बी फिर उस पर चार्ज करता है, लेकिन लड़की समय रहते अटैक से डॉज करने में कामयाब हो जाती है। वो थोड़ी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे फाइट खत्म होने तक ड्रॉप्ड आइटम्स लेने के लिए वेट करना होगा। उसी पल
हमारा हीरो अपनी नई सोर्ड टेस्ट करता है और समझ जाता है कि यह एक्स से बहुत बेहतर है, और नए वेपन के साथ वो बिना किसी मुश्किल के एक साथ कई ज़ॉम्बीज को हरा देता है। एक और गोल्डन कॉइन गिरता है और वो हाई 30% ड्रॉप रेट सेलिब्रेट करता है। इस बीच हन कैक्सिन ग्रुप की रक्षा के लिए एक बैटॉन के साथ 2 ज़ॉम्बीज को रोकती है। वो फिर शाओरन के लिए चिल्लाती है, जो हो रही बैटल में मदद करने के लिए भागती आती है। पिंक हेयर्ड लड़की फिर एक्स पकड़ती है और पूरी ताकत से क्रीचर्स पर चार्ज करती है। एक सिंगल प्रिसाइज हिट के साथ दोनों ज़ॉम्बीज के सिर हवा में उड़ते हैं, लेकिन अचानक एक ज़ॉम्बी अपीयर्स होता है और सरप्राइज से शाओरन पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। एना फिर एक कार्ड फेंकती है और अपनी दोस्त को खतरे से बचाने के लिए क्रीचर के सिर में हिट करती है। हान कैक्सिन मौका लेती है और ज़ॉम्बी को शाओरन से दूर धकेलने के लिए अटैक करती है, और खत्म करने के लिए पिंक हेयर्ड लड़की क्रीचर के सिर पर एक पूरा एक्स स्विंग मारती है। एना पूछती है कि क्या लड़कियां ठीक हैं, और वे उसे क्विक मदद के लिए थैंक यू बोलती हैं। वो कहती है कि यह आसान था, लेकिन उसके रेड और येलो कार्ड्स टीम को हर्ट कर सकते हैं। हमारा हीरो फिर कॉइन्स पकड़ता है और उन्हें इसकी चिंता ना करने के लिए कहता है, और आइटम्स के साथ उन्हें में एक पिस्टल, बुलेट्स का एक बॉक्स और एक कटाना मिलता है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नई स्किल के साथ फायर आर्म्स भी मिले। हमारा प्रोटैगोनिस्ट गन और 50 बुलेट्स लेता है और बाकी लड़कियों के लिए स्प्लिट करने के लिए छोड़ देता है। आना कहती है कि उसके पास अटैक और कंट्रोल स्किल्स हैं और उसे वेपन्स की जरूरत नहीं। हान कैक्सिन शाओरान से पहले चुनने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपनी कॉम्बैट पावर सिक्योर करनी होगी। हमारा हीरो फिर शाओरान को एक कटाना देता है और कहता है कि यह उसे सूट करती है। पिंक हेयर्ड लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसने कहा कि यह अच्छी है तो वो उस पर ट्रस्ट करती है। हान कैक्सिन फिर पिस्टल लेती है और कहती है कि यह उसके माइंड कंट्रोल के साथ अच्छी जाएगी। हमारा लड़का एना और हान कैक्सिन को एंट्रेंस की गार्ड करने का आदेश देता है, जबकि वो ग्रेन लेता है। दोनों फिर गारंटी देती हैं कि वे सब कुछ संभाल लेंगी और उन्हें आराम करने के लिए कहती हैं। इसके साथ हमारा प्रोटैगोनिस्ट और शाओरन ग्रेन साइलो की स्टेयर्स चढ़ते हैं और समय बर्बाद किए बिना हमारा हीरो अपनी एक्स यूज करता है और गेट चेन्स तोड़ देता है। रास्ता क्लियर होने के साथ वे डोर खोलते हैं और सीलो में घुसने की तैयारी करते हैं। अंदर वे धूप के नीचे चमकते चावल का एक विशाल पहाड़ पाते हैं। पिंक हेयर्ड लड़की मात्रा से प्रभावित होती है और पूछती है कि क्या वे यह सब खाने वाले हैं। वो कहता है कि अकेले वे नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सरवाइव करने के लिए और लोगों की जरूरत है। हमारा हीरो फिर समझाता है कि उन्हें एक बेस बनाना होगा और हजारों लोगों को खिलाना होगा। वो पूछती है कि क्या वे लोगों को साथ सप्लाईज ढूंढने के लिए नहीं ले जा सकते। हमारा लड़का फिर साई करता है और कहता है कि उसके पास अभी समझने के लिए काफी एक्सपीरियंस नहीं है, और पेशेंस खोकर वो उसे बहस करना बंद करने और ग्रेन लेने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। शाओरन एक मुंह बनाती है और शिकायत करती है कि वो फिर से मिस्टीरियस हो रहा है। वो फिर समझाता है कि लोग वेयर हाउसेज रेड करेंगे और सब कुछ वैसे भी खराब हो जाएगा, और समय बर्बाद किए बिना दोनों साइलों में सारा चावल कलेक्ट करने के लिए अपनी स्किल्स यूज करना शुरू करते हैं। इस बीच कमांड सेंटर में कैजुअल्टीज के बारे में न्यूज आनी बंद नहीं हो रही थी। गवर्नर निराश होता है यह देखते हुए कि उन्होंने ऑलरेडी एक दिन में 500 से ज्यादा सोल्जर्स खो दिए। वो अफसोस करता है कि उसने जो कुछ हो सकता था किया, लेकिन शहर बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, और उम्मीद के बिना वो अपने परिवार और इवैक्यूएशन के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करने का आदेश देता है। एक ऑफिशियल फिर बताता है कि उसकी बेटी अकेली निकल गई, और गवर्नर हैरान हो जाता है। गुस्से में वो चिल्लाता है कि वो लापरवाह थी और उन्हें तुरंत उसे वापस लाने का आदेश देता है। 10 मिनट्स बाद एक रेड हेयर्ड औरत अपने चेहरे पर कुछ खरोंचों के साथ गवर्नर के रूम में घुसती है। वो पूछती है कि क्या उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे। वो फिर उसे गले लगाता है और पूछता है कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनती और बाहर जाती रहती है। वो फिर पूछती है कि अगर वे भागे तो 800,000 नागरिकों का क्या होगा। गवर्नर स्पीचलेस है और नहीं जानता कि अपनी बेटी को क्या जवाब दे। लेडी फिर पूछती है कि क्या वे क्लियर कॉन्शियंस के साथ यूनिफॉर्म पहनने में सक्षम होंगे। उसके पिता कहते हैं कि वो जानता है कि वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो अभी भी समझने के लिए बहुत छोटी है। वो फिर कहती है कि अगर वो चाहे तो जा सकता है, लेकिन वो मदद करने के लिए शहर में रहेगी। वो फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में 2 गार्ड्स उसे रोक देते हैं। रेड हेयर्ड लड़की उसे चिंता ना करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर सब कुछ गलत हो गया तो वो निकल जाएगी, और हाथ में गन के साथ वो कहती है कि जब तक उसके पास बुलेट्स हैं कोई उसे रोक नहीं सकता। गार्ड्स फिर साइड हो जाते हैं और वो लड़ती रहने के लिए तय करके रूम छोड़ देती है। गवर्नर फिर साई करता है और उन्हें पहले अपनी वाइफ और बेटे को ले जाने का आदेश देता है। अचानक गवर्नर का फोन बजता है और वो कॉल आंसर करने की तैयारी करता है। वो फिर फोन आंसर करता है और अपना परिचय गोई होई के रूप में देता है, न्यूज का इंतजार करते हुए। लेकिन वो यह जानकर हैरान हो जाता है
कि उसे शहर को हर कीमत पर होल्ड आउट करना होगा क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स कल आएंगे। यह नहीं जानते हुए कि क्या करे, वो कुछ देर चुप रहता है, बस ऑर्डर्स सुनते हुए। वो फिर फोन काटता है और सोचता है कि क्या हाई कमांड कोई भी निकलना नहीं चाहता, और निष्कर्ष निकालता है कि 30,000 सोल्जर्स में से 10,000 शहर में घुसेंगे और बाकी जगह को घेरेंगे। कोई चॉइस ना होने के साथ वो अपने आदमियों को शहर होल्ड आउट करने और कमांड को सबर्ब्स में मूव करने का आदेश देता है। रात फिर आ जाती है और चांद शहर को रोशन करता है जो कोलैप्स के लगातार करीब है। होटल में वापस श्याओरेन सेलिब्रेट करती है। उन्होंने 15,000 टन्स चावल और 10 गेहूं लिया। हमारा हीरो फिर उसके सिर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने मेहनत की और आराम करने की हकदार है। हान कैक्सिन कहती है कि वो खाना गर्म करेगी और एना के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्शन तैयार करेगी। हमारा प्रोटोगोनिस्ट सोचता है कि उन्हें अपना ग्रेन खुद उगाना होगा और सीड कंपनी जाना होगा। एना फिर कैप्टन पर अपनी मसाज स्किल्स टेस्ट करने का ऑफर करती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। लड़की फिर हमारे हीरो को एक आरामदायक मसाज देना शुरू करती है जो पल का मजा लेता है। वो फिर सोचता है कि असली चुनौती अपने बेस पर पिग्स, काउज और शीप पालना होगा। वो सोचता रहता है कि कई जानवर खत्म हो जाएंगे और उन्हें छोटे वाले पकड़ने होंगे, लेकिन अचानक वो अपनी पीठ पर कुछ नरम महसूस करता है और सोचता है कि वो क्या था। हान कैक्सिन फिर सबको खाने के लिए बुलाती है और एना डाइनिंग रूम जाने के लिए उठती है। जाने से पहले लड़की हमारे हीरो पर आंख भी मारती है जो हालात से शर्मिंदा हो जाता है। हाथ में सिर रखकर वो शिकायत करता है कि यह सब उसके लिए टॉर्चर था। सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है जब शहर के आसमान में सूरज चमक रहा है। ग्रुप फिर होटल छोड़ता है और सड़क पर एक आर्मर्ड कार और कुछ सोल्जर्स से मिलता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट पास दिखाता है और शहर की मौजूदा हालात के बारे में पूछता है। सोल्जर उसे स्पेशल इन्वॉय के रूप में पहचानता है और रिपोर्ट करता है कि 5,000 रीइंफोर्समेंट्स आए हैं। हमारा हीरो हैरान होता है क्योंकि यह उसके पिछले जीवन में कभी नहीं हुआ और उसे यह अजीब लगता है। वो फिर समझ जाता है कि यह सब बटरफ्लाई इफेक्ट है जो उसके टाइम ट्रैवल से हुआ, और निष्कर्ष निकालता है कि सिटी एस ज़ॉम्बीज का पहला खेल था, न कि सिर्फ म्यूटेंट्स, और इसीलिए हाई कमांड शहर में हालात कंट्रोल करने के लिए इतने ट्रूप्स भेज रहा है। हान कैक्सिन पूछती है कि अब वे क्या करेंगे और क्या उन्हें शहर इवैक्यूएट करना चाहिए, लेकिन हमारा प्रोटोगोनिस्ट कहता है कि अब केओस का फायदा उठाने का बेस्ट समय है। वो समझाता है कि ट्रूप्स शहर को कंट्रोल करेंगे और ज़ॉम्बी हॉर्ड्स रोकेंगे। प्लान सेट होने के साथ वो अपनी स्किल यूज करता है और स्पेशल वेयरहाउस में कार स्टोर कर देता है। ग्रुप फिर शहर की स्ट्रीट्स के थ्रू तेजी से भागता है जो लगातार कैओटिक होती जा रही थी। रास्ते में वे कई क्रैश्ड कार्स और सड़क पर बिखरे शरीर देखते हैं। वे फिर शरीर कलेक्ट करने के लिए सड़क के बीच में रुकी एक आर्मी ट्रक देखते हैं। सोल्जर्स ट्रक में ढेर के ऊपर विक्टिम्स के शरीर फेंक रहे थे। श्याओरेन सीन से डर जाती है और हमारा हीरो कहता है कि वो इसकी आदत हो जाएगी। पिंक हेयर्ड लड़की फिर सोचती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और बाद में उन्हें पिक करेगी, लेकिन अचानक वे सड़क पर रास्ता ब्लॉक करती कई कार्स से मिलते हैं। हान कैक्सिन वार्न करती है कि आगे एक एक्सीडेंट है और वे पार नहीं कर पाएंगे। बात को और बुरा करने के लिए कई ज़ॉम्बीज अपीयर होते हैं और ग्रुप की कार को घेर लेते हैं। बिना डर के हमारा प्रोटैगनिस्ट कार से कूद जाता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। एना फिर अपने ब्लू कार्ड्स में से एक पकड़ती है और क्रीचर्स पर अटैक करने की तैयारी करती है। वो कार्ड जोर से फेंकती है और एक ज़ॉम्बी के सिर को सीधे हिट करती है। क्रीचर फिर जमीन पर गिरता है और एक गोल्डन कॉइन एना की डायरेक्शन में उड़ता है। कॉइन के साथ उसे अपनी वेपन इन्वेंट्री के लिए एक नई शॉटगन मिलती है। हमारा हीरो फिर एक ज़ॉम्बी के सिर पर हिट करता है, जबकि दूसरा एक डरावनी दहाड़ निकालता है और एक और प्रिसाइज हिट के साथ वो अपने रास्ते में खड़े एक और क्रीचर को हरा देता है। हान कैक्सिन फिर अपनी पिस्टल पकड़ती है और पास आते ज़ॉम्बीज पर शूट करती है। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट और श्याओरेन अपनी सोर्ड से ज़ॉम्बीज काटते हैं। अचानक ज़ॉम्बीज में से एक आग पकड़ता है और सड़क के बीच में दर्द से चिल्लाता है। क्रीचर फिर जमीन पर गिरता है और आग से कंज्यूम्ड होते हुए मरोड़ना शुरू करता है। हमारा लड़का समझ जाता है कि आगे कई ज़ॉम्बीज हैं और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। वो फिर लड़कियों को फैलने का आदेश देता है और श्याओरेन से अपने पास रहने के लिए कहता है। एना फिर ज़ॉम्बी हॉर्ड की डायरेक्शन में अपने ब्लू कार्ड्स में से एक और फेंकती है। कार्ड 3 में स्प्लिट हो जाता है और क्रीचर्स की तरफ हाई स्पीड पर उड़ता है। इसके बाद वो अपने रेड कार्ड्स फेंकती है और हॉर्ड में एक विशाल एक्सप्लोजन करती है, लेकिन पावर की वजह से वो थक कर जमीन पर गिर जाती है और उठने की ताकत नहीं रहती। हान कैक्सिन मदद के लिए भागती है और पूछती है कि क्या बुरी गिरावट के बाद वो ठीक है। एना फिर अपनी नई शॉटगन पकड़ती है और कहती है कि वो सिर्फ स्किल्स पर डिपेंड नहीं कर सकती, और बिना हिचकिचाए वो शूट करती है और अपने सामने एक ज़ॉम्बी के सिर को सीधे हिट करती है।
वो फिर वेपन रिलोड करती है और क्रीचर्स को शूट करना जारी रखने की तैयारी करती है। गन फायर की बौछार के साथ वो बिना किसी मुश्किल के एक साथ कई ज़ॉम्बीज को हरा देती है, लेकिन उसे अफसोस होता है कि उसे 5 क्रीचर्स हराने के बाद सिर्फ एक कॉइन मिला। अचानक और ज़ॉम्बीज अपीयर होते हैं और ग्रुप की डायरेक्शन में एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं। हान केक्सिन फिर अपने दोस्तों को खतरे से बचाने के लिए क्रीचर्स को शूट करना शुरू करती है। अपनी परफेक्ट एम के साथ वो प्रिसाइज हेडशॉट्स के साथ कई ज़ॉम्बीज को हरा देती है, लेकिन अचानक एक क्रॉलिंग ज़ॉम्बी उसकी लेग को पीछे से पकड़ने में कामयाब हो जाता है। क्रीचर फिर उठता है और हान केक्सिन के चेहरे पर एक डरावनी दहाड़ निकालता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी सोर्ड फेंकता है और ज़ॉम्बी के सिर को सीधे हिट करता है। वो फिर हान केक्सिन को उसके सामने जो है उसके लिए सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। एक बॉल्ड ज़ॉम्बी फिर अपीयर होता है और ब्लू हेयर्ड लेडी पर अटैक करने की तैयारी करता है। खतरा देखकर वो अपनी स्किल एक्टिवेट करती है और क्रीचर को बीच में ही पैरालाइज कर देती है और अपने मेंटल कंट्रोल में क्रीचर खड़ा रहता है, हिलने में असमर्थ, और खत्म करने के लिए वो एक घूमती किक देती है और क्रीचर को जमीन पर गिरा देती है। क्रीचर का शरीर फिर लेडी की पावरफुल किक के बाद हवा में उड़ता है और खत्म करने के लिए वो गिरते ज़ॉम्बी के सिर में अपनी पिस्टल से शूट करती है। बैटल के बाद वो क्रीचर से छुटकारा पाने में कामयाब होने के लिए राहत की सांस लेती है। एरिया क्लियर होने के साथ हान केक्सिन 3 गोल्डन कॉइन्स उठाती है और अपनी लक सेलिब्रेट करती है। सड़क की दूसरी तरफ कई ज़ॉम्बी बॉडीज जमीन पर बिखरे हुए थे। हान केक्सिन हमारे हीरो को अकेले 8 ज़ॉम्बीज हराते देखकर प्रभावित होती है। शाओरन फिर डींग मारती है कि उसने भी 2 ज़ॉम्बीज हराए और यह शानदार था। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर सबको जो आइटम्स मिले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बुलाता है। आना कहती है कि उसे एक सब मशीन गन मिली और हान केक्सिन ने बुलेट्स और एक कटना लिया। हमारा हीरो फिर दिखाता है कि उसे टीम के लिए एक टैंक सोर्ड और 200 बुलेट्स मिले। वो फिर लड़कियों को सोर्ड्स ऑफर करता है और हान केक्सिन टैंक सोर्ड चुनती है। हाथ में नए वेपन के साथ वो ब्लेड की तारीफ करती है और सोर्ड की खूबसूरती की प्रशंसा करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी उंगली पर एक हल्का कट महसूस करता है और शार्पनेस से हैरान हो जाता है। शाओरन फिर सब मशीन गन रखने के लिए कहती है और हमारा हीरो वेपन सौंप देता है। पिंक हेयर्ड लड़की फिर नया वेपन मिलने के लिए खुशी से सेलिब्रेट करती है। वो फिर हान केक्सिन को 150 बुलेट्स देता है जिसके पास एमो कम था। अचानक एक एक्सप्लोजन होता है और सब आवाज की डायरेक्शन में चौंक कर देखते हैं। गवर्नर की बेटी फिर अपीयर लॉसू होती है और एक क्रैश्ड कार के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल से कूदती है। वो फिर ग्रुप के सामने एक ड्रिफ्ट के साथ बाइक रोकती है जो हालात नहीं समझता। लड़की पूछती है कि वे कैसे बाहर निकले और उन्हें निकलने का आदेश देती है क्योंकि जगह खतरनाक है, और पेशेंस खोकर वो उन्हें मूव करने और सड़क के बीच में ना खड़े रहने के लिए चिल्लाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अलर्ट रहता है रेड हेयर्ड लड़की को अपना वेपन निकालते देखकर। अचानक एक ज़ॉम्बी अपीयर होता है और वो बिना हिचकिचाए क्रीचर को शूट करने की तैयारी करती है। शानदार एम के साथ वो उनके पास आते ज़ॉम्बीज को शूट करना शुरू कर देती है। बुलेट्स क्रीचर्स के सिरों को सीधे हिट करती हैं और वे एक एक करके गिरते हैं, और एक और प्रिसाइज शॉट के साथ वो अपने रास्ते में खड़े आखिरी ज़ॉम्बीज को हरा देती है। सभी ज़ॉम्बीज हारने के साथ वो मुड़ती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट पर गन पॉइंट करती है। लड़की फिर पूछती है कि वे कौन हैं और उन्हें वो वेपन्स कहां से मिले। हमारा हीरो फिर स्पेशल पास दिखाता है और कहता है कि वे वहां एक मिशन पर हैं। गवर्नर की बेटी फिर समझ जाती है कि वो तथाकथित स्पेशल एनवॉय है जिसके बारे में सब बात करते हैं। वो फिर अपना परिचय गौश शाओ शाओ के रूप में देती है, गवर्नर गोई होई की बेटी। लड़की समझाती है कि रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और ग्रुप से मदद मांगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि यह तारीफ के लायक है कि गवर्नर की बेटी सड़कों पर लड़ रही है, लेकिन वो कहता है कि वो एक क्रिटिकल मिशन पर है और अभी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो फिर गुड बाय कहता है और उसे एक्ट करने से पहले रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करने की सलाह देता है। ग्रुप फिर भागना शुरू करता है और रेड हेयर्ड लड़की को सड़क पर पीछे छोड़ देता है। वो मिशन के लिए जो मदद चाहिए थी वो न मिलने से निराश होकर साई करती है। लेडी फिर रेडियो पकड़ती है और रेजिडेंशियल एरिया में तुरंत रीइंफोर्समेंट्स की रिक्वेस्ट करती है, और समय बर्बाद किए बिना वो बाइक पर बैठती है और अपने ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में तेजी से भागती है। हमारा हीरो फिर कहता है कि स्पोर्ट्स कार्स बहुत रिस्की हैं और नए व्हीकल के साथ आर्मर्ड कार पकड़ता है। वे ज्यादा सेफ्टी के साथ शहर की स्ट्रीट्स के थ्रू तेजी से भागते हैं। हमारा लड़का फिर हान केक्सिन को रास्ते में आने वाले हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर रुकने का आदेश देता है। वो समझाता है कि चूंकि वे वहां से गुजर रहे हैं वे कुछ मेडिकल सप्लाईज ले सकते हैं। आर्मर्ड कार फिर हॉस्पिटल के सामने रुकती है और वे अंदर घुसने की तैयारी करते हैं, और हान केक्सिन वॉर्न करती है कि गन फायर की आवाज हॉस्पिटल के अंदर से आ रही है। वो कहता है कि वे फार्मेसी और कोल्ड स्टोरेज रेड करेंगे और बाकी इग्नोर करेंगे। ग्रुप फिर
आर्मर्ड कार को पार्किंग लॉट में पार्क करता है और हॉस्पिटल में घुसने की तैयारी करता है। समय बर्बाद किए बिना वे व्हीकल से बाहर निकलते हैं और एंट्रेंस की तरफ भागते हैं, लेकिन अचानक एक लड़के को विंडो से बाहर फेंका जाता है और वो उनके ठीक सामने गिरता है। एक ज़ॉम्बी फिर विंडो से कूदता है और मदद के लिए चिल्लाते बेचारे लड़के का पीछा करता है। दोनों जमीन पर जोर से गिरते हैं और क्रीचर आदमी पर अटैक करने की तैयारी करता है। 2 बार सोचे बिना ज़ॉम्बी लड़के की गर्दन काटता है, जो दर्द से चिल्लाता है। हमारा हीरो फिर भागता है और क्रीचर को दूर किक करता है, आदमी को अटैक से बचाते हुए। क्रीचर हवा में उड़ता है और पावरफुल किक के बाद फ्लोर पर स्लाइड करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उठता है और एक डरावनी दहाड़ निकालता है, फिर से अटैक करने के लिए तैयार। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपनी सोर्ड पकड़ता है और एक सिंगल स्ट्राइक से क्रीचर को आधे में काट देता है। ज़ॉम्बी हारने के साथ उसे अपनी टीम के लिए एक नई सबमशीन गन मिलती है। वुंडेड आदमी फिर मदद के लिए गुजारिश करता है और बचाए जाने के लिए 1 मिलियन का ऑफर करता है। हमारा हीरो समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड था और 10 मिनट्स में ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, और बिना मर्सी के वो शाओरैन को बेचारे लड़के की पीड़ा समाप्त करने का आदेश देता है। लड़कियां ऑर्डर से हैरान रह जाती हैं और यकीन नहीं करती कि उसने क्या मांगा। शाओरैन कहती है कि वो अभी भी इंसान है और वो ऐसा नहीं कर सकती। हमारा हीरो समझाता है कि वो वैसे भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है और कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर पूछती है कि आइटम पाने के लिए उसके ज़ॉम्बी बनने का इंतजार क्यों नहीं करें। वो समझाता है कि भविष्य में अगर उनमें जो जरूरी है वो करने की हिम्मत नहीं है तो वे सरवाइव नहीं करेंगे, और इसीलिए उसे अपनी टीम मेंबर्स को लड़ने की हिम्मत रखने के लिए ट्रेन करना होगा। पेशेंस खोकर वो शाओरैन को तुरंत जो उसने कहा वो करने का आदेश देता है और धमकी देता है कि अगर उसने अभी उसके ऑर्डर का पालन नहीं किया तो उसे टीम से किक कर देगा। लड़कियां कैप्टन की क्रूरता और उसकी धमकी से हैरान रह जाती हैं। आंखों में आंसू के साथ शाओरैन प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है। यह नहीं जानती कि क्या करे। डर से कांपते हुए वो अपनी गन उठाती है और आदमी को शूट करने की तैयारी करती है। वो फिर अपनी आंखें बंद करती है और खुद से दोहराती है कि वो एक ज़ॉम्बी है शूट करने में कामयाब होने के लिए। आदमी गुजारिश करता है कि शूट मत करो और कहता है कि वो कुछ भी हो जाए ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। हमारा हीरो फिर दिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के साइंस उस पर ऑलरेडी दिखने लगे हैं, और पेशेंस खोकर वो शाओरैन पर चिल्लाता है, पूछते हुए कि उसने अभी तक शूट क्यों नहीं किया। कोई चॉइस ना होने के साथ पिंक हेयर्ड लड़की नॉन स्टॉप शूट करती है और आदमी की पीड़ा समाप्त कर देती है। उसका शरीर फिर खून के पूल में जमीन पर बेजान गिरता है। हाँफते हुए शाओरैन हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास आती है, अभी भी शॉक में कि उसने क्या किया। वो फिर उसे कंफर्ट करता है, कहते हुए कि उसने शानदार काम किया और अपनी लिमिट्स पार की। दूसरी लड़कियां खामोशी में खड़ी सीन देखती हैं, यह नहीं जानती कि क्या कहें। हमारा हीरो फिर सबको आखिरकार हॉस्पिटल में घुसने और सप्लाईज लेने के लिए बुलाता है। अंदर वे पूरी जगह को पेपर्स और फ्लोर पर खून से बिखरा हुआ पाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर मेडिसिन कलेक्ट करना शुरू करने के लिए फार्मेसी जाता है। वो फिर डोर को किक करके खोलता है और मेडिसिन के साथ शेल्फ्स से भरे रूम में घुसता है और शाओरैन को आराम करने देने का डिसाइड करता है ताकि वो ट्रॉमा से रिकवर कर सके। हमारा लड़का फिर जगह की सभी मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए अपनी स्किल यूज करना शुरू करता है। वो फिर लड़कियों को इनपेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी जाने के लिए बुलाता है। वहां वे हॉस्पिटल बिल्डिंग के अंदर से आती कई शॉट्स सुनते हैं। एक सोल्जर फिर ज़ॉम्बीज के एक हॉर्ड पर नॉन स्टॉप शूट करता हुआ अपीयर होता है। क्रीचर्स एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं और बेचारे लड़के पर चार्ज करते हैं। घिरकर सोल्जर्स रीइंफोर्समेंट्स मांगते हैं और वार्न करते हैं कि एमो खत्म हो रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर खतरे में सोल्जर्स की मदद करने के लिए बैटल के बीच में घुसता है। सोल्जर्स में से एक को काटा गया था और वो ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। हमारा हीरो थोड़ा वेट करने के लिए वार्न करता है, क्योंकि उस तरह से वे एक आइटम पा सकते हैं। एक सोल्जर अपने दोस्त को वहीं होल्ड ऑन करने और अब हार ना मानने के लिए चिल्लाता है। इन्फेक्टेड सोल्जर कहता है कि वो नहीं बचेगा और जानता है कि बाइट के बाद क्या होता है, और अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गन पकड़ता है और उससे दोनों के लिए सर्वाइव करने के लिए कहता है। कोई चॉइस ना होने के साथ बेचारा लड़का क्रीचर में ना बदलने के लिए खुद को चिन में शूट कर लेता है। सोल्जर फिर दर्द से चिल्लाता है, अपने दोस्त को अपने सामने गुजरते हुए देखकर। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अगर सोल्जर्स ना होते तो वो सप्लाईज लेने में कामयाब नहीं होता। वो फिर पास आता है और कहता है कि फायर एस्केप अभी के लिए सेफ है। सोल्जर उसे स्पेशल इन्वॉय के रूप में पहचानता है और हमारे हीरो को सल्यूट करता है। वो फिर अपने दोस्त के शरीर को एक सेफ जगह ले जाने के लिए अपनी बाहों में उठाता है। हमारा लड़का वार्न करता है कि वो ऑलरेडी चला गया, लेकिन सोल्जर परवाह नहीं करता लगता, और आंखों में आंसू के साथ वो कहता है कि वो जानता है लेकिन अपने दोस्त को दफनाना चाहता है। सोल्जर फिर अपने दोस्त के शरीर को अपनी पीठ पर लेकर स्टेयर्स से नीचे जाता है। अचानक वे हॉलवे रूम्स में से एक लड़की को सुनते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट निष्कर्ष निकालता है कि दोनों बिटन सोल्जर्स ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और बिना वार्निंग के
दोनों ज़ॉम्बी सोल्जर्स रूम से बाहर आते हैं और ग्रुप पर चार्ज करते हैं। एना फिर शूट करती है और एक पास आते ज़ॉम्बी के सिर को सीधे हिट करती है और शियाओ रान अपनी कटाना यूज करती है और एक प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ दूसरे ज़ॉम्बी का सिर काट देती है। क्रीचर हारने के साथ पिंक हेयर्ड लड़की को एक एमो बॉक्स मिलता है। हमारा हीरो खुश होता है और कहता है कि जितना ज्यादा एमो उनके पास है उतना बेहतर है। वो फिर कहता है कि वो फार्मेसी जा रहा है और लड़कियों से थोड़ा आराम करने के लिए कहता है, लेकिन शाओरन उसे रोकती है और उसकी शर्ट कसकर पकड़ती है ताकि वो ना जाए। शर्माते हुए चेहरे के साथ वो कहती है कि वो मेड्स लेने के लिए उसके साथ जाना चाहती है। वो फिर अग्री करता है और शाओरन को रिकवर होते देखकर खुश होता है। दोनों फिर कोल्ड स्टोरेज फ्रीज जाते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो कहां है। अचानक वे हॉल के अंत से आती मदद की चीखें सुनते हैं। एक डॉक्टर एक ज़ॉम्बी नर्स से भागता है जो उसका नॉन स्टॉप पीछा कर रही है। ज़ॉम्बी नर्स एक डरावनी दहाड़ निकालती है और डॉक्टर पर अटैक करने की तैयारी करती है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने अपीयर होता है और क्रीचर को आगे बढ़ने से रोकता है। वो फिर डॉक्टर को साइड में धकेलता है और आने वाली बैटल के लिए तैयार होता है। हमारा हीरो फिर अपना येलो कार्ड यूज करता है और नर्स पर जोर से फेंकता है। कार्ड क्रीचर की गर्दन को सीधे हिट करता है और एक सिंगल स्ट्राइक से उसे हरा देता है। नर्स का शरीर फिर डरे हुए डॉक्टर के सामने फ्लोर पर बेजान गिरता है। डॉक्टर उसे हमारे प्रोटैगनिस्ट द्वारा एक बार फिर बचाए जाने के लिए धन्यवाद देता है। हमारा हीरो फिर सोड उस पर पॉइंट करता है और पूछता है कि कोल्ड स्टोरेज कहां है। थोड़ी देर बाद ग्रुप सेकंड फ्लोर पर कोल्ड स्टोरेज डोर पर पहुंचता है। वो लड़कियों को वॉच खड़े रहने का आदेश देता है और शाओरन को अपने साथ जाने के लिए बुलाता है। दोनों फिर जगह की सभी सप्लाईज कलेक्ट करने के लिए अपनी स्किल्स यूज करना शुरू करते हैं। इस बीच एक ज़ॉम्बी एक डोर पर जोर से मुक्के मारना शुरू करता है, उसे खोलने की कोशिश करते हुए। ज़ॉम्बी डॉक्टर फिर हॉलवे में चलना शुरू करता है और सभी डोर्स पर बजाता है। डोर की दूसरी तरफ एक नर्स छुपती है, डर गई कि क्या हो रहा है। डरकर वो कॉर्नर में सिमट जाती है और किसी से उसे उस नाइटमेयर से बचाने की गुजारिश करती है। अचानक वो फुटस्टेप्स सुनती है और सोचती है कि क्या कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। उम्मीद के साथ वो डिसाइड करती है कि उसे मिली जाने के लिए उनका ध्यान खींचना होगा। वो फिर विंडो पर मारना और मदद के लिए घबराकर चिल्लाना शुरू करती है, लेकिन मदद की बजाय वो विंडो की दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी से आमने सामने आती है। डरकर वो गिर जाती है और फ्लोर पर बैठ जाती है, यकीन नहीं करती कि उसने क्या देखा। नर्स फिर सोचती है कि क्या ज़ॉम्बी नॉइज ने लोगों को डरा दिया। तय करके वो डिसाइड करती है कि उसे खुद को बचाने में कामयाब होने के लिए एनर्जी बचानी होगी। निराश हो जाती है क्योंकि वो किसी को नहीं जानती और शहर लॉकडाउन है। अचानक लेडी एक आवाज सुनती है और डर से एक बुश के पीछे छुप जाती है। ज़ॉम्बीज देखकर वो डिसाइड करती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना होगा। एक प्लान सोचकर वो पुलिस कार तक पहुंचने के लिए ट्रीज के पीछे भागती है। नर्स समझ जाती है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है और भागने के लिए कार लेने का डिसाइड करती है, लेकिन उसकी बैड लक से कार डोर लॉक्ड था और वो इसे खोल नहीं सकती। उसी पल वो हमारे हीरो की आर्मर्ड कार को पास आते देखती है और कंफ्यूज्ड हो जाती है। 2 बार सोचे बिना लेडी भागती है और ज़ॉम्बीज़ से आके सिगुई खुद को बचाने के लिए आर्मर्ड कार में घुस जाती है। अंदर वो माफी मांगती है क्योंकि वो नहीं जानती कि उसने अभी किसकी व्हीकल ली, लेकिन नर्स प्रॉमिस करती है कि अगर उसे मौका मिला तो वो ओनर से माफी मांगेगी। एड्रेनलिन पंप होने के साथ वो वहां से तेजी से भागने के लिए गैस पेडल पूरा दबाती है। आर्मर्ड कार फिर ज़ॉम्बीज़ और हॉस्पिटल को पीछे छोड़कर स्ट्रीट पर तेजी से भागती है। इस बीच हमारा हीरो कहता है कि जाने का समय आ गया क्योंकि रीइंफोर्समेंट्स जल्द आएंगे। हान केक्सिन बताती है कि ज़ॉम्बीज़ एक डोर पर बज रहे थे जहां एक औरत ने मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे इग्नोर किया। हमारा हीरो कहता है कि उन्होंने सही किया, लेकिन चूंकि वो अब वहां है वे इसे जल्दी सॉल्व करेंगे। समय बर्बाद किए बिना वो भागता है और अपने हाथ में सोर्ड के साथ क्रीचर पर चार्ज करता है। फ्लोर पर ज़ॉम्बी के साथ एक लकी कॉइन अपीयर होता है और एक एक्सपीरियंस ऑर्ब में ट्रांसफॉर्म होता है। सिस्टम समझाता है कि ऑर्ब स्किल लेवल्स बढ़ाता है और वो खबर से काफी खुश होता है। वो फिर लड़कियों की तरफ मुड़ता है और सोचता है कि उसे आइटम किसे देना चाहिए। स्क्रीन दिखाती है कि हान केक्सिन और शाओरन और एना की स्किल्स अभी भी लेवल 1 पर हैं। हमारा लड़का सोचता है कि वो इसे यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो उनकी स्किल्स शेयर करता है, लेकिन दूसरी तरफ से नहीं। हमारा हीरो फिर डिसाइड करता है कि प्रायोरिटी सप्लाई स्टॉक करना है, इसीलिए शाओरन को ऑर्ब मिलेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट पिंक हेयर्ड लड़की को आइटम देता है और उसे क्रश करने के लिए कहता है। लेडी ऑर्ब पकड़ती है और अपने हाथों से तोड़ती है, एक बड़ी गोल्डन एनर्जी रिलीज करते हुए। इसके साथ एक पावर ऑरा पूरी तरह से शाओरन के शरीर को घेर लेता है, एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या ऑर्ब पावर से उसकी स्किल लेवल अप हो गई। वो कहती है नहीं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस 10% बढ़ गया और अब 90 और चाहिए। वो समझ जाता है।
और हान कैक्सिन और एना से कहता है कि सभी अगले ऑर्बीज शाओरन को दें। दोनों लड़कियां फिर कैप्टन के डिसीजन से अग्री करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने सब समझ लिया। हमारा हीरो फिर मदद मांगती औरत को याद करता है और उन्हें उसे चेक करने जाने के लिए कहता है। वो फिर डोर नॉक करता है और पूछता है कि क्या वहां कोई है जिसे मदद चाहिए। कोई जवाब नहीं। हमारा प्रोटेगनिस्ट 2 बार नहीं सोचता और डोर को किक करके गिरा देता है। अंदर वे रूम को खाली और विंडो से लटकी एक शीट रोप पाते हैं। हमारा लड़का फिर औरत की इंटेलिजेंस की तारीफ करता है कि वो ऐसे भागने में कामयाब हो गई, लेकिन अचानक वो कुछ समझ जाता है और जो पॉसिबिलिटी उसने सोची उससे हैरान रह जाता है। समय बर्बाद किए बिना वो लड़कियों को उसके पीछे आने के लिए चिल्लाता है और रूम से बाहर भाग जाता है। ग्रुप फिर स्टेयर से नीचे जाता है और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। मुंह बनाकर हमारा हीरो गुस्से से भर जाता है और कहता है कि वो यकीन नहीं करता। वो फिर वो स्पॉट देखता है जहां आर्मर्ड कार थी और चिल्लाता है पूछते हुए कि उसकी व्हीकल किसने चुराई। एना कैप्टन को शांत करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि उनके पास अभी भी यूज करने के लिए दूसरी व्हीकल्स हैं। लेकिन शाओरान फुसफुसाती है कि स्पोर्ट्स कार ने बहुत ज्यादा जगह ली, इसलिए वो होटल पर रह गई। हान कैक्सिन फिर ब्लेम लेती है और माफी मांगती है क्योंकि वो आर्मर्ड कार लॉक करना भूल गई और समझाती है कि पहले की सारी कंफ्यूजन के साथ वो व्हीकल कीज लेना भूल गई। हमारा हीरो साई करता है और कहता है कि वो हान कैक्सिन को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इमरजेंसीज में सब मैसअप करते हैं। वो फिर ब्लू हेयर्ड लेडी को कंफर्ट करता है और कहता है कि वर्स्ट केस वे बाइसिकल्स लेते हैं। शर्माते हुए हान कैक्सिन सपोर्ट के लिए और उसे स्कोल्ड ना करने के लिए कैप्टन को धन्यवाद देती है। अचानक कई आर्मी जीप स्ट्रीट पर अपीयर होती हैं और हमारे हीरो को एक आइडिया आता है। सोल्जर्स फिर जीप से बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल में घुसने की तैयारी करते हैं। वे अंदर फंसे दूसरे सोल्जर्स की मदद करने के लिए एंट्रेंस की तरफ भागते हैं। हमारा प्रोटेगनिस्ट समझ जाता है कि ये वो रीइंफोर्समेंट्स हैं जिन्हें पहले वाले सोल्जर ने बुलाया था। समय बर्बाद किए बिना वो सोल्जर्स में से एक के पास जाता है और कहता है कि उसे जीप्स में से एक लेनी होगी। सोल्जर हैरान होता है, लेकिन हमारा हीरो उसे अपना स्पेशल एनवॉय पास दिखाता है। रेडियो पर बात करने के बाद सोल्जर अग्री करता है और हमारे ग्रुप के लिए व्हीकल रिलीज कर देता है। सोल्जर फिर सल्यूट करता है और स्पेशल एनवॉय से मिशन के लिए जीप लेने के लिए कहता है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हमारा हीरो लड़कियों को नई व्हीकल में बैठने के लिए बुलाता है। नई ट्रांसपोर्ट के साथ ग्रुप स्ट्रीट पर तेजी से भागता है, अच्छे के लिए हॉस्पिटल को पीछे छोड़ते हुए। शाओरन हवा का मजा लेती है और सेलिब्रेट करती है कि अब वे शहर के थ्रू एक जीप में क्रूज कर रहे हैं। लेकिन खुशी कम समय के लिए है और हमारा हीरो एक ज़ॉम्बी देखता है और हान कैक्सिन को बिना मर्सी के उसे रन ओवर करने का आदेश देता है। हान कैक्सिन क्रीचर को रन ओवर करने के लिए 2 बार सोचे बिना गैस पेडल पूरा दबाती है। जीप फिर ज़ॉम्बी को सीधे हिट करती है और इम्पैक्ट के साथ क्रीचर को ऊपर फेंक देती है और खत्म करने के लिए लेडी क्रीचर को व्हील से रन ओवर करती है यकीन करने के लिए। क्रीचर हारने के साथ उन्हें एक शील्ड मिलती है और वो पूछता है कि क्या किसी को आइटम चाहिए। वो सोचता है कि शील्ड मोबिलिटी को हर्ट करती है और जरूरत पड़ने पर इसे बाद के लिए रखने का डिसाइड करता है। हमारा हीरो कहता है कि सीड कंपनी पर एन्ना और हान कैक्सिन वॉच रखें और वो और शाओरान अंदर जाएं। दोनों फिर प्लान से खुशी से अग्री करती हैं और कहती हैं कि वे बाहर सब संभाल लेंगी। इस बीच शहर के दूसरे हिस्से में आसमान लगातार क्लाउडी और ग्लूमी होता जा रहा था। हॉस्पिटल से भागी नर्स अब खाली शहर की स्ट्रीट्स के थ्रू आर्मर्ड कार चला रही थी। अंदर वो शिकायत करती है कि वो खो गई है और लगभग पहले एक मिलिट्री व्हीकल ने उसे रोक दिया। डरकर वो डिसाइड करती है कि सबर्ब्स जाना बेस्ट है क्योंकि शहर बहुत खतरनाक है। प्लान सोचकर लेडी शहर के सेंटर से दूर सड़क पर तेजी से भागती है। रास्ते में वो एक ब्रिज स्पॉट करती है और पास में जिनू होटल को पहचानती है। खुश होकर वो समझ जाती है कि होटल एक नेचुरल बैरियर है और थोड़ी देर वहां शेल्टर लेने का डिसाइड करती है। लेकिन उसे याद आता है कि ब्रिज पर सोल्जर्स की गार्ड होगी और वो ऐसे पार नहीं कर सकती। नर्स फिर सोल्जर्स से पकड़ी ना जाने के लिए आर्मर्ड कार को रोड साइड पर पार्क करती है। वो फिर बाहर निकलती है और कहती है कि अब कोई आर्मर्ड कार नहीं लेता और यह उसकी सैल्वेशन होगी। यह सोचकर कि वो बहुत क्लेवर है, लेडी अपनी आखिरी मंजिल की तरफ ब्रिज के अक्रॉस भागती है। इस बीच सदर्न सबर्ब्स में गवर्नर के टेम्पोररी कमांड सेंटर पर गवर्नर सोल्जर्स को देखता है और लमेंट्स करता है कि वे सच में सिटी एस बंद करने जा रहे हैं। वो सोचता है 5000 और सोल्जर्स आते हैं, लेकिन सिर्फ 2000 गुस्से और बाकी एग्जिट्स बंद कर दिए। जलते शहर को देखते हुए वो लमेंट्स करता है, लेकिन समझता है कि हालात काफी गंभीर है। एक ऑफिशियल दौड़कर आता है और वार्न करता है कि ग्रैनरी लूटा गया और सोल्जर्स ज़ॉम्बीज में बदल गए। हैरान होकर गवर्नर चिल्लाता है और पूछता है कि ज़ॉम्बी अटैक में कितना ग्रेन खो गया। ऑफिशियल जवाब देता है कि सब कुछ ले लिया गया और ग्रेनरी में एक ग्रेन भी नहीं बचा। गुस्से में वो चिल्लाता है कि यह 20,000 टन से ज्यादा था और सोचता है कि यह सब किसने लिया।
वो फिर याद करता है कि स्लॉटर हाउसेस पर भी वही हुआ और एक हिडन फोर्स एक्ट कर रही है। वो फिर शांत होने की कोशिश करता है और कहता है कि वे हालात को लेकर पैनिक नहीं कर सकते। वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व सप्लाईज एक्टिवेट करने और रात में लोगों को इकट्ठा करने का आदेश देता है। वो रिजर्व फूड को कमांड सेंटर ट्रांसपोर्ट करने का आदेश देता है और ऑफिशियल अग्री करता है और कॉन्फिडेंट टोन के साथ वो कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि किसी में वहां चोरी करने की हिम्मत होगी। जीप में वापस हमारा हीरो कहता है कि सबने मेहनत की और एक अच्छे आराम के हकदार हैं। वो फिर समझ जाता है कि सिर्फ मिसिंग सप्लाईज, फ्यूल और यंग एनिमल्स हैं। अचानक वे सड़क के बीच में रुकी एक आर्मर्ड कार स्पॉट करते हैं और हैरान रह जाते हैं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट फिर जीप रोकने के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसने व्हीकल पहचान ली। वो फिर नीचे उतरता है और यकीन करने के लिए आर्मर्ड कार इंस्पेक्ट करना शुरू करता है कि वो उसकी है, और मुंह बनाकर वो कंफर्म करता है कि वो उसकी चोरी हुई व्हीकल थी। वो फिर डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन समझ जाता है कि थीफ के पास अभी भी इसे लॉक करने की ऑडेसिटी थी। श्योरान शिकायत करती है कि थीफ ने आर्मर्ड कार उनके होटल के ठीक सामने पार्क की। हान कैक्सिन फिर सजेस्ट करती है कि वे थीफ को पकड़ने के लिए व्हीकल पर एक ट्रैकर लगाएं। हमारा हीरो कहता है कि प्रायोरिटी सप्लाईज लेना है, लेकिन अगर वे थीफ को पकड़ते हैं तो ठीक है। अगले दिन आसमान स्टार था और चांद लगातार केओटिक होते शहर को रोशन कर रहा था। होटल के बाहर कई रेफ्यूजीज ज़ॉम्बीज बस से शेल्टर के लिए टेंट्स लगाते हैं। हमारा प्रोटैगोनिस्ट विंडो से सीन ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अगर वायरस वहां फैलता है तो केओस होगा। वो फिर निष्कर्ष निकालता है कि ज़ॉम्बीज तैर नहीं सकते और अगर आइलैंड लिया जाता है तो वे घिर जाएंगे, और वो डिसाइड करता है कि उन्हें टोटल आउटब्रेक होने से 1 या 2 दिन पहले होटल छोड़ना होगा। बाहर रात टेंट में बने रेफ्यूजी कैंप में पीसफुल जारी रहती है। एक औरत नर्स से कहती है कि अगर वो प्रिटी होती तो होटल का आदमी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता। नर्स मुस्कुराती है और समझाती है कि यह इतना सिंपल नहीं है और वे उसे फ्री में रहने नहीं देंगे। वो सोचती है कि औरत टेंट रखने के लिए उसे किक आउट करना चाहती है और वो स्टूपिड नहीं है। दूसरी औरत फिर मुस्कुराती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और चीजें बस ऐसी ही हैं और चैट नहीं करना चाहते हुए नर्स कहती है कि वो सोने जा रही है क्योंकि बात करने के लिए बहुत देर हो गई है। लड़की की एटीट्यूड देखकर दूसरी औरत खट्टा मुंह बनाती है और बहुत नाराज हो जाती है। टोटल आउटब्रेक तक 5 दिन बचे। ग्रुप अपनी मिलिट्री जीप में शहर के थ्रू तेजी से भागता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि आज का मिशन मॉल को पूरी तरह खाली करना है। रास्ते में वे ग्रेन से लोडेड एक आर्मी ट्रक से मिलते हैं और ट्रक बेड चमकते येलो ग्रेन से पूरी तरह भरा था। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि खाना कहां से आया, क्योंकि उन्होंने ग्रैनरीज खाली कर दिए थे। वो फिर हान कैक्सिन को ट्रक रोकने का आदेश देता है और वो कैप्टन के ऑर्डर से अग्री करती है। बहुत रिस्की मनूवर के साथ लेडी ट्रक को ब्लॉक करने के लिए जीप को ट्रक के सामने फेंकती है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट फिर अपना पास दिखाता है और पूछता है कि सोल्जर कहां से आ रहा था। सोल्जर सल्यूट करता है और बताता है कि ग्रेन्स स्ट्रैटेजिक रिजर्व वेयरहाउस से हैं। हमारा हीरो खुश होता है क्योंकि उसने कभी रिजर्व के बारे में नहीं सोचा था और वहां बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। वो पूछता है कि ये कहां है और सोल्जर कहता है कि कमांड सेंटर भरा हुआ है और डिलीवरीज नहीं होंगी। अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ वो सोल्जर को प्रोसीड करने के लिए कहता है और सोचता है कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। एड्रेस हाथ में होने के साथ वो कहता है कि वे मॉल नहीं जा रहे क्योंकि एक ट्रेजर इंतजार कर रहा है। रात फिर आती है और ग्रुप काम के एक लंबे दिन के बाद होटल लौटता है। हमारा हीरो सेलिब्रेट करता है कि हॉल विशाल था और वे दिन जल्दी खत्म कर सकते हैं। लड़कियां सेलिब्रेट करती हैं कि उन्हें टीम के लिए सॉल्ट, डीजल फ्यूल और मेड्स भी मिले। वो आर्मी के बारे में थोड़ा गिल्टी महसूस करता है लेकिन सोचता है कि सप्लाईज खराब हो जाती। हान कैक्सिन फिर याद दिलाती है कि वे आर्मर्ड कार पर ट्रैकर लगाना भूल गए। व्हीकल के नीचे ऐना पकड़े ना जाने के लिए सावधानी से छोटा ट्रैकर लगाती है। वो फिर अपना फोन दिखाती है और कहती है कि ट्रैकर तब काम करेगा जब बहुत दूर ना हो। हमारा प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो ऐना को नजर रखता छोड़ेगा और आराम करने का समय आ गया है। इस बीच रिजर्व वेयरहाउस पर सोल्जर्स फ्लड लाइट्स ऑन के साथ गार्ड खड़े थे। कमांड सेंटर पर गवर्नर मैप देखता है और समझ जाता है कि वायरस हर जगह फैल गया। वो फिर निष्कर्ष निकालता है कि यह दुनिया का अंत है और हालात कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उम्मीद के बिना वो डिसाइड करता है कि उसे इवैक्यूएट करना होगा और इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए फोन पकड़ता है। वो फिर शहर की हालात के बारे में नए ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए हाई कमांड को कॉल करता है। गुस्से में वो फोन पटकता है और कहता है कि हाई कमांड ने उन्हें पोजीशन होल्ड करने का आदेश दिया और समझ जाता है कि हाई कमांड ने ऑलरेडी सिटी एस को छोड़ दिया और उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। कोई चॉइस ना होने के साथ वो अपनी बेटी शाओ शाओ को कमांड सेंटर वापस बुलाने का आदेश देता है। रेड हेयर्ड लड़की
फिर 2 गार्ड्स के साथ एस्कॉर्ट होकर कमांड सेंटर पर आती है। वो कहती है कि अगर उसके पिता उससे इवैक्यूएट करने के लिए कहने वाले हैं तो बेहतर है कि बात शुरू ही ना करें। वो फिर उससे और बाहर ना जाने और अपनी मदर और ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए रहने की गुजारिश करता है। लेडी फिर खामोश रहती है और सुनती है कि उसके पिता को हालात के बारे में क्या कहना है। गवर्नर समझाता है कि डिजास्टर अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता और सब खतरे में हैं, और उससे परिवार के साथ रहने और किसी पर भी मर्सी ना करने के लिए कहता है, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो फिर वार्न करता है कि अगर वो पहले ट्रांसफॉर्म होता है तो गार्ड्स बिना हिचकिचाहट के उसका ख्याल रखेंगे। लड़की अग्री करती है और सोचती है कि अगर वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकती तो दूसरों की कैसे रक्षा करेगी। तय करके वो सल्यूट करती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपनी मदर और ब्रदर का ख्याल रखेगी। सीन फिर अपोकलिप्स के छठे दिन शिफ्ट होता है, जब आसमान में सूरज चमक रहा है। टोटल आउटब्रेक तक 4 दिन बचे। ग्रुप अपनी जीप के साथ शहर के थ्रू तेजी से भागता है। हमारा हीरो फिर पूछता है कि क्या सब तैयार हैं, क्योंकि मिशन उन्हें सब खाली करना है। हान कैक्सन फिर कैप्टन को वार्न करती है कि आगे कुछ होता लग रहा है। अचानक कई कार्स पुलिस ब्लॉकेड चलाती हैं और एक मेगाफोन के साथ स्ट्रीट पर तेजी से भागती हैं। एक सोल्जर कार्स रोकने के लिए चिल्लाता है, वरना वे बिना हिचकिचाहट के फायर खोल देंगे, लेकिन कार्स वार्निंग इग्नोर करती हैं और उनमें से एक लगभग हमारे ग्रुप की जीप को हिट कर देती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर हान कैक्सन को तुरंत कार डॉज करने के लिए चिल्लाता है। क्विक मैन्यूवर के साथ लेडी कार डॉज करने और क्रैश अवॉइड करने में कामयाब हो जाती है। कार्स फिर एक एग्जिट की तलाश में सड़क पर हाई स्पीड पर भागती रहती हैं। हमारा हीरो समझ जाता है कि अब बहुत देर हो गई है और आर्मी किसी को निकलने नहीं देगी। एक टैंक में एक सोल्जर कार्स को तुरंत वापस आने या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने का आदेश देता है। कोई चॉइस ना होने के साथ सोल्जर फायर खोलने के लिए चिल्लाता है और भागती कार्स पर शूट करना शुरू करता है। एक्सप्लोजन के साथ कार्स पलट जाती हैं और सड़क के बीच में आग पकड़ती है, रास्ता ब्लॉक करती हुई। हमारा हीरो फिर हान कैक्सन से ड्राइविंग जारी रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास एक एस्केप प्लान है। वो सोचता है कि उसने ऑलरेडी होटल के पीछे 2 स्पीड बोट्स छुपाई हैं और उन्हें भागने के लिए यूज करेगा। अचानक एक टैंक में एक सोल्जर स्ट्रीट में ज़ॉम्बीज के एक हॉर्ड से भागता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर हान कैक्सन को जीप ब्रेक करने के लिए चिल्लाता है ताकि किसी को रन ओवर ना करें। सोल्जर फिर टेरर से चिल्लाता है जब ज़ॉम्बीज उसे पकड़ते हैं और अटैक करना शुरू करते हैं। हमारा हीरो समझ जाता है कि 20 से ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और ये ट्रेन करने का परफेक्ट मौका है। वो फिर सबको जीप से बाहर और शुरू होने वाली बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपने रेड कार्ड्स में से एक पकड़ता है और अटैक करने की तैयारी करता है। एक सिंगल अटैक के साथ वो एक विशाल एक्सप्लोजन करता है और एक साथ कई ज़ॉम्बीज को हरा देता है। एना समझ जाती है कि दूसरी तरफ और ज़ॉम्बीज हैं और बैटल में मदद करने की तैयारी करती है। अपने कार्ड के साथ वो भी एक विशाल एक्सप्लोजन करती है और पास आते क्रीचर्स को हरा देती है। बचे ज़ॉम्बीज एक डरावनी दहाड़ निकालते हैं और हमारे ग्रुप पर चार्ज करते हैं। मुस्कान के साथ वो अपना येलो कार्ड पकड़ता है और फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो फिर अपने सामने ज़ॉम्बी हॉर्ड की डायरेक्शन में कार्ड जोर से फेंकता है और एक सिंगल स्ट्राइक के साथ कार्ड एक साथ सभी ज़ॉम्बीज के सिरों को हिट करता है। दूसरी तरफ लड़कियां शूट करना शुरू करती हैं। उनके पास आते ज़ॉम्बीज पर नॉन स्टॉप गनफायर की बौछार के साथ दोनों एक साथ कई क्रीचर्स को हराने में कामयाब हो जाती हैं। हमारा हीरो फिर शौरन को बुलेट्स बचाने और कॉम्बैट के लिए तैयार होने का आदेश देता है। ज़ॉम्बीज फिर पास आते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट आने वाली बैटल के लिए तैयार हो जाता है। क्विक मूवमेंट के साथ वो सामने ज़ॉम्बीज को स्लाइस करने के लिए अपनी सोर्ड यूज करता है। एक सिंगल स्ट्राइक के साथ वो बिना किसी मुश्किल के उन सबको आधे में काटने में कामयाब हो जाता है और एक और प्रिसाइज अटैक के साथ वो अपने रास्ते में खड़े आखिरी क्रीचर्स को हरा देता है। वो सोचता है कि अपनी ट्रिपल्ड एट्रीब्यूट्स के साथ स्लो ज़ॉम्बीज को हराना मुश्किल नहीं है। शाओरेन फिर एक ज़ॉम्बी पर चार्ज करती है और अपनी सोर्ड से उसके सिर को हिट करती है। अना एक ज़ॉम्बी को सिर में शूट करती है और एक सिंगल प्रिसाइज शॉट से उसे हरा देती है। हान कैक्सन फिर अपनी पिस्टल पकड़ती है और अपने पास आते ज़ॉम्बीज पर नॉन स्टॉप शूट करती है। हमारा हीरो फिर बचे क्रीचर्स पर चार्ज करता है और अपनी सोर्ड से उन्हें पीसेस में काट देता है। ज़ॉम्बीज का शरीर फिर हमारे हीरो के पावरफुल अटैक के बाद कई पीसेस में स्प्लिट हो जाता है। सभी ज़ॉम्बीज हारने के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट राहत की सांस लेता है और कहता है कि एरिया साफ है। सोल्जर फिर खांसता है और अपनी आखिरी ताकत से उन्हें उसे मारने और उसकी पीड़ा समाप्त करने के लिए कहता है। खून से भरे चेहरे के साथ वो मारे जाने और अपना दर्द समाप्त करने की गुजारिश करता है। हमारा हीरो फिर हान कैक्सन और एना को बेचारे लड़के की पीड़ा समाप्त करने का आदेश देता है। सिचुएशन रिजॉल्व होने के साथ वे जीप में लौटते हैं और खाली शहर की स्ट्रीट पर तेजी से भागते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर बैटल में मिले रिवॉर्ड्स चेक करने का डिसाइड करता है। 9 लकी कॉइन्स के साथ वो हैरान होता
है और आइटम्स खोलने की तैयारी करता है। वो 300 बुलेट्स, एक कटाना, एक शील्ड और टीम के लिए एक एक्सपीरियंस ऑर्ब भी पाता है। वो खुश होता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अपनी नई गन के लिए एक साइलेंसर मिलेगा। वो फिर आइटम्स स्प्लिट करता है और शाओरान को ऑर्ब और आधी बुलेट्स देता है। ग्रुप फिर सिटी एस मॉल पर पहुंचता है और कलेक्शंस के एक और राउंड के लिए तैयार होता है। वे समझ जाते हैं कि आर्मर्ड स्टील डोर की वजह से मॉल लूटा नहीं गया था। मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो टेस्ट करेगा कि डोर उसकी सोर्ड से ज्यादा मजबूत है या नहीं। एक सिंगल प्रिसाइज स्ट्राइक के साथ वो डोर काटने और ग्रुप के लिए रास्ता खोलने में कामयाब हो जाता है। वो फिर मेटल पीस को किक करता है और उनके मॉल में घुसने के लिए रास्ता खोलता है। शाओरन पूछती है कि वे पूरा डोर क्यों नहीं लेते और हमारा हीरो कहता है कि वो बाद में समझाएगा। रास्ता क्लियर होने के साथ वे जगह की सभी सप्लाईज लेने के लिए एक ट्रक के साथ घुसते हैं। वो समझाता है कि एंट्रेंस ब्लॉक्ड होने के साथ वे शांति से और बिना चिंता के सब कुछ ले सकते हैं। लड़कियां हमारे प्रोटोगोनिस्ट की इंटेलिजेंस की तारीफ करती हैं और प्लान से खुश होती हैं। वो फिर कहता है कि वो एना और हान कैक्सिन को सिस्टम स्टोरेज एक्सेस देगा। मुस्कान के साथ वो कहता है कि दोनों मॉल में जो चाहें ले सकती हैं। दोनों फिर खुशी से उसे धन्यवाद देती हैं और सेलिब्रेट करती हैं कि वे वेयरहाउस फिल करने में सक्षम होंगी। शाओरन भी खुश हो जाती है और कहती है कि उसकी कलेक्शन स्किल्स दिखाने का समय आ गया है। वो फिर शाओरन से आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उसके लिए रजिस्टर क्लियर कर देगा और वो सोचता है कि अपोकलिप्स में भी ऑर्डर जरूरी है ताकि टीम फोकस ना खोए। ग्रुप फिर अपने लिए कुछ पीसेस लेने के लिए एक लंजरी स्टोर जाता है। अंदर हान केक्सिन कुछ पीसेस ट्राई करना शुरू करती है और अपने रिफ्लेक्शन की तारीफ करती है और उसके बगल में वो एना को झांकती है जो अपने साइज में कुछ पीसेस ढूंढ रही थी। वो एना से कहती है कि उसके बॉडी की वजह से उसके साइज में सिर्फ कुछ पीसेस हैं। एना फिर कहती है कि हान केक्सिन को भी अपने साइज में पीसेस ढूंढने में परेशानी होगी। खुश होकर वो कहती है कि वो भविष्य में कैप्टन के साथ यूज करने के लिए कुछ पीसेस भी लेगी और हान केक्सिन फिर कहती है कि वे कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स यूज करते हैं और बहुत जरूरत नहीं है। एना अग्री करती है और अपने लिए कुछ पीसेस लेने के लिए अपनी स्किल यूज करना शुरू करती है और अपनी स्किल के साथ वो एक साथ स्टोर से जितने पीसेस ले सकती है ले लेती है। दोनों फिर कुछ और आइटम्स लेने के लिए कॉस्मेटिक स्टोर जाने का डिसाइड करती हैं। अगले दिन सूरज चमकता है और आसमान बिना बादल के साफ था। होटल के बाहर रेफ्यूजीज अपने मेकशिफ्ट टेंट्स में जारी रहे। टेंट में नर्स पसीने में जागती है और शिकायत करती है कि अंदर बहुत गर्मी है। पहले की औरत फिर अपीयरन होती है और नर्स को उसके और उसके दोस्तों के पीछे आने के लिए बुलाती है। उसका कजन फिर कहता है कि उसे एक होटल रूम मिला और लेडी उनके साथ रह सकती है। गाइज में से एक फिर नर्स की ब्यूटी की तारीफ करता है और उसे रूम में लुभाने के बारे में सोचता है। कजन फिर कहता है कि अगर वो नहीं होता तो लड़की होटल में नहीं रह सकती थी। नर्स औरत की एटीट्यूड अजीब पाती है और समझ जाती है कि टैटूड लड़का अच्छा नहीं है। वो फिर काइंडनेस के लिए धन्यवाद देती है लेकिन कहती है कि वो अभी टेंट में रहना प्रेफर करती है। लड़का गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्तों को लड़की को जबरदस्ती ले जाने के लिए पकड़ने का आदेश देता है। तीनों फिर नर्स पर चार्ज करते हैं जो चिल्लाती है और पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं और 2 बार सोचे बिना वे उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे टेंट से बाहर खींचते हैं। गाइज में से एक उसे बिहेव करने का आदेश देता है और लड़की मदद के लिए घबराकर चिल्लाती है। कैंप में दूसरे लोग बस चुपचाप सीन ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नहीं करते। नर्स निराश हो जाती है यह समझते हुए कि कोई भी उसे वहां से निकलने में मदद नहीं करेगा। वो सोचती है कि एपोकलिप्स में कोई किसी की मदद नहीं करता और वो सिर्फ खुद पर काउंट कर सकती है। अचानक लड़की को एक शानदार आइडिया आता है और अपने प्लान को प्रैक्टिस में लाने का डिसाइड करती है। वो फिर कहती है कि वो अकेली चलेगी और उन्हें छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वे दर्द दे रहे हैं। लड़का उसे ओबीडियंट होने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। वो फिर उसे साथ में एयर कंडीशनिंग का मजा लेने के लिए होटल रूम ले जाता है। नर्स फिर ट्रिप करती है और अपने प्लान के लिए जानबूझकर फ्लोर पर घुटनों के बल गिर जाती है। आंखों में आंसू के साथ वो शिकायत करती है कि उसके लेग्स उनकी वजह से कमजोर हैं और उनकी नोटिस किए बिना वो वेपन के रूप में यूज करने के लिए जमीन से एक मुट्ठी रेत पकड़ती है। घबराकर वो मदद के लिए गुजारिश करती है और अपने सरप्राइज काउंटर अटैक के लिए तैयार होती है। लड़का फिर पास आता है और कहता है कि वो उसे फ्लोर से उठने में मदद करेगा। क्विक मूवमेंट के साथ वो तीनों गाइज की आंखों में जोर से रेत फेंकती है। तीनों फिर दर्द से चिल्लाते हैं और शिकायत करते हैं कि रेत ने उनकी आंखों को हर्ट किया। परफेक्ट डिस्ट्रैक्शन के साथ नर्स दूर भागती है और आखिरकार गाइज से भागने में कामयाब हो जाती है। गुस्से में लड़का अपने दोस्तों को उसे पकड़ने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि वो उसे खत्म कर देगा। दोनों फिर नर्स के पीछे भागते हैं जो कैंप के थ्रू घबराकर भागती है। कोई एग्जिट ना होने के साथ लेडी अपने परस्यूअर से भागने की कोशिश करने के लिए नदी की तरफ भागती है।
और 2 बार सोचे बिना नर्स गाइस से भागने के लिए पानी में जोर से कूद जाती है। दोनों फिर पानी में भी कूद जाते हैं और बिना हार माने लड़की का पीछा जारी रखते हैं। वो फिर अपने परस्यूअर से दूर जाने के लिए जितनी तेजी से हो सके तैरना शुरू करती है। पानी के बीच में लेडी एक बोट पाती है और आखिरकार भागने के लिए उस पर चढ़ती है। गाइज उसे ना भागने के लिए चिल्लाते हैं और नर्स की तरफ तैरना जारी रखते हैं। हाथ में पैडल के साथ लड़की वहां से जितनी तेजी से हो सके पैडलिंग करना शुरू कर देती है। राहत महसूस करते हुए नर्स दूसरे किनारे पर पहुंचती है और एक सेफ जगह की तरफ भागती है। सड़क पर वो एक ट्रक और 2 सोल्जर्स पाती है और मदद मांगने के लिए भागती है। घबराकर वो मदद के लिए गुजारिश करती है और कहती है कि कुछ बैड गाइज उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी बैड लक से सोल्जर मुड़ता है और उसके ठीक सामने एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डरकर नर्स जमीन पर गिर जाती है और पास आते क्रीचर से दूर क्रॉल करती है। इन्फेक्टेड सोल्जर मदद के लिए गुजारिश करता है और फ्रेंड से अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए कहता है। हिम्मत के बिना सोल्जर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और एक रास्ता ढूंढने की जरूरत है। वो फिर फ्रेंड को बांधने के लिए एक रोप ढूंढना शुरू करता है, लेकिन ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। क्रीचर फिर एक डरावनी दहाड़ निकालता है और बिना सोचे अपने फ्रेंड पर चार्ज करता है। रिएक्ट करने का मौका न होने के साथ सोल्जर की गर्दन काटी जाती है और अटैक से दर्द में चिल्लाता है। हाथ में गन के साथ वो ज़ॉम्बी को शूट करता है और क्रीचर से छुटकारा पाने के लिए सिर में मारता है। जो हुआ उससे शॉक्ड होकर सोल्जर थोड़ी देर खामोश रहता है, बस ऑब्जर्व करते हुए। नर्स फिर समझ जाती है कि सोल्जर को काटा गया था और वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो फिर उसे भागने का और लेक में छुपने का आदेश देता है क्योंकि जगह अब सेफ नहीं है। हाथ में गन के साथ वो खुद को सैक्रिफाइस करने की तैयारी करता है और रीइंफोर्समेंट्स भेजे जाने के लिए कहता है। और 2 बार सोचे बिना सोल्जर क्रीचर में ना बदलने के लिए अपने सिर को शूट कर लेता है। नर्स फिर पूरी खामोशी और डर में जमीन पर दोनों बॉडीज को ऑब्जर्व करती है। आंखों में आंसू के साथ वो रोती है और सोचती है कि क्या दुनिया में अभी भी एक सेफ जगह मौजूद है। लेकिन निराशा के बीच उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी वो आर्मर्ड कार है जो उसने पहले चुराई थी। न्यू होप के साथ नर्स अपना एस्केप जारी रखने के लिए आर्मर्ड कार की तरफ भागती है। इस बीच नर्स अंधेरे में सिमटती है, यह सोचते हुए कि दुनिया कितनी भयानक हो गई। यह सोचकर वो डायरेक्शन की तलाश करते हुए खाली शहर की स्ट्रीट्स के थ्रू आर्मर्ड कार के साथ तेजी से भागती है। रास्ते में वो एक ज़ॉम्बी को एक बेचारे लड़के पर अटैक करते हुए पाती है जो मदद के लिए गुजारिश कर रहा है। सीन से डरकर नर्स खामोश रहती है, यह नहीं जानती कि बिना सोचे मदद करने के लिए क्या करे। लेडी क्रीचर से डॉज करने और वहां से भागने के लिए व्हील घुमाती है। आर्मर्ड कार फिर सीन से डॉज करती है और बेचारे लड़के को पीछे छोड़कर सड़क पर तेजी से भागती है। आंखों में आंसू के साथ वो लमेंट्स करती है कि सरवाइव करने के लिए मरते हुओं को इग्नोर करने वाली में बदल गई। लेकिन निराशा के बीच आर्मर्ड कार डैशबोर्ड बीप करना शुरू करता है और दिखाता है कि गैस खत्म हो गया। फ्यूल के बिना व्हीकल स्पीड खोना शुरू करती है और स्ट्रीट के बीच में धीरे धीरे रुकती है। नर्स फिर पैनिक करती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि फ्यूल खत्म हो गया। अब बात को और बुरा करने के लिए कुछ ज़ॉम्बीज अपीयर होते हैं और आर्मर्ड कार की विंडो पर मारना शुरू करते हैं। क्रीचर्स फिर घुसने और लेडी को पाने की कोशिश करते हुए व्हीकल को जोर से हिलाना शुरू करते हैं। कोई एग्जिट ना होने के साथ लड़की सीट में सिमट जाती है, यह सोचते हुए कि वो फिर से फंस गई है और यह उसका अंत है। इस बीच होटल पर एना फोन चेक करती है और वार्न करती है कि चोरी हुई आर्मर्ड कार जिन्हू छोड़ गई। वो फिर फोन दिखाती है और सेलिब्रेट करती है कि अब वे आखिरकार थीफ ढूंढ सकते हैं। हमारा हीरो फिर एना से पूछता है कि व्हीकल कहां जा रही थी। वो मैप दिखाती है और कहती है कि आर्मर्ड कार एक फार्मेसी के पास रुकी है। मुस्कान के साथ वो कहता है कि टाइमिंग परफेक्ट है और लड़कियों को अपने साथ जाने के लिए बुलाता है। ग्रुप फिर जीप के साथ तेजी से भागता है और उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां आर्मर्ड कार रुकी थी। वो समझ जाता है कि थीफ अंदर फंसा हुआ है और ज़ॉम्बीज एग्जिट ब्लॉक कर रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर एना को एरिया क्लियर करने का आदेश देता है और वो ऑर्डर से अग्री करती है। अपनी शॉटगन के साथ वो जोर से शूट करती है और एक ज़ॉम्बी की पीठ को सीधे हिट करती है और एक और प्रिसाइज शॉट के साथ वो अपने रास्ते में खड़े आखिरी क्रीचर को हरा देती है। एरिया क्लियर होने के साथ हमारा हीरो थीफ को बुलाने के लिए आर्मर्ड कार के डोर पर नॉक करता है। डोर फिर खुलता है और नर्स हालात से डरी हुई व्हीकल से बाहर आती है। लेडी फिर आर्मर्ड कार पर झुकती है और एक बार फिर बचाए जाने के लिए धन्यवाद देती है। शर्मिंदा नर्स मदद के लिए धन्यवाद देती है और सिर नीचे रखती है, यह नहीं जानती कि क्या कहे। हमारा लड़का उसकी ब्यूटी से प्रभावित होता है और सोचता है कि सिस्टम उसे पसंद करेगा। वो फिर उसका नाम पूछता है और वो क्या करती है, ऑलरेडी सिस्टम के स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचते हुए